हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज पढ़ाकू बच्चा। अकल्ट सीरीज के सेकंड एपिसोड में मैं आर कौशिक ऑन द बिहाफ ऑफ पढ़ाकू बच्चा वेलकम्स यू ऑल। आई होप आपको फर्स्ट एपिसोड बहुत पसंद आया, सभी ने उसे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी अकल्ट सीरीज का सेकंड एपिसोड। जैसा कि आपको पता है, अकल्ट सीरीज हमने चलाई है टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन के लिए, खासकर एचटेट और सीटेट एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स के लिए। इस सीरीज में हमने 6 to 10th क्लास के सिलेबस को कवर करना शुरू किया है, और वो भी कम्युलेटिवली, यानी कि 6 to 10th क्लास के वो सभी चैप्टर जो एक जैसे हैं हम एक साथ कवर कर रहे हैं, ताकि हमारा टाइम बचे, कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें और क्वेश्चनिंग किस तरीके से फॉर्मेट की जा सकती है एग्जामिनर द्वारा, ये हमें समझ में आ सके। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बेसिक से एक बार फिर बता देता हूं कि लास्ट टाइम हमने बात की थी, शुरुआत की थी अकल्ट सीरीज की, जिसमें हमने फर्स्ट ग्रुप के अंदर 4 चैप्टर्स को ऑप्ट किया था। दैट वाज फिजिकल एंड केमिकल चेंज फ्रॉम 7th क्लास, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट फ्रॉम द 8th क्लास, atom and molecule from the 9th class, chemical reactions and equations from the 10th class। और इन चारों चैप्टर्स के कंटेंट को हम क्यूमुलेटिवली यहां पर कवर भी कर रहे हैं। एक बार मैं बता देता हूं कि लास्ट एपिसोड में हमने क्या क्या पढ़ा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं भी देखा है सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं सब्जेक्ट को इस तरीके से एंड करूं या कंटेंट को वहां तक लेके जाऊं कि नेक्स्ट टाइम कंटेंट शुरू करते हुए किसी को न्यू फील ना हो, ऐसा फील ना हो कि उसके बिना बात नहीं बनेगी। एंड आई होप कि आपको जेन्युइनली ये चीजें समझ में भी आ जाएंगी। लास्ट टाइम हमने सबसे पहले बात की थी कि सिर्फ फिजिकल और केमिकल चेंज का क्या मीनिंग है, कैसे आपने मिथ्स क्रिएट किए हुए हैं और कैसे एग्जामिनर ने सिंपल से फिजिकल और केमिकल चेंज पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। एटम क्या मीनिंग है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मीनिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करने हैं, स्टेबिलिटी का एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है। सिर्फ ये कह देना कि स्टेबल होगा आपको एक एमएससी पास आउट स्टूडेंट के इक्वलिटी में नहीं लाके रखता। आपको रियलिटी में पता होना चाहिए कि क्या मीनिंग है स्टेबिलिटी का, वैलेंसी, एटॉमिसिटी, और किस तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से फॉर्मेट किए जा सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जिसे आप छोड़ देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो आप बाद में एक बार उस एपिसोड को जरूर देखिएगा, या इन टॉपिक्स को जेन्युइनली एक बार प्रिपेयर जरूर किएगा, चाहे आप अपने एंड पर ही कर रहे हो। और सबसे लास्ट में हमने बात की थी फॉर्मूला मेकिंग के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं यानी कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के सेकंड एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आपको ये कंटेंट बहुत हेल्प करने वाला है। आज के वीडियो लेक्चर से मैं आपको गारंटी देता हूं 1 या 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमने पिछली बार बात की थी कि जब भी कोई चेंज होता है और उसकी स्टडी, जो कि केमिस्ट्री कहलाती है, इस चेंज को हमें स्टडी करना होता है, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो। केमिकल चेंज को हम पता कैसे करेंगे? हमने बात की थी कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज का बेसिक सा फंडा हमने ये पढ़ा था कि इसके लिए मिनिमम कंडीशन है बॉन्ड ब्रेकेज, यानी कि पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन क्या कहानी सिर्फ यही है? नहीं। लास्ट में फॉर्मूला मेकिंग तक आते आते मैंने आपको रिलेट कर दिया था कि केमिकल चेंज का एक बेसिक सा मतलब ये भी है कि आपका फॉर्मूला हमेशा चेंज होगा। जब भी आप केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला 100% चेंज होगा ही होगा। अगर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो केमिकल चेंज भी नहीं है, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, वो फिजिकल चेंज ही हमारे पास रहने वाला है। लेकिन अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स का साइज इतना छोटा है कि हम ये ही नहीं बता सकते कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ आसानी से, मतलब सिंपली देख के। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई या आपने कोई चेंज करवाया और आपको हाइड्रोजन बाहर आके कह रहा है हेलो ब्रो, मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, मैं किसी और के साथ जुड़ गया हूं। या कोई मॉलिक्यूल आपको ये कहे कि देखो मैं किस तरीके से ट्रांजिशन, है ना, ये रील्स तो है नहीं भाई, लोग आपको ट्रांजिशंस दिखा रहे हैं। यहां पर तो हमें समझना है, हमें खुद मॉलिक्यूलर कंपोजिशंस के बारे में समझना है। अब किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल्स तो अपने बहुत स्मॉल साइज की वजह से हमें हेल्प कर नहीं पा रहे हैं,
तो अब हमें इसे समझें कैसे, हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस लेके आनी पड़ेंगी अपनी रियल अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं कुछ बेसिक चीजों के आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर हम साइज की ही बात कर रहे हैं तो नॉर्मल आइडिया अगर आप लें तो हम हाइड्रोजन एटम का साइज मान के चलते हैं 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में। यह डाटा याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक से उठाया गया डाटा है, तो मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूं वो एनसीईआरटी स्पेसिफिक है। अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं तो प्लीज आप जरूर नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप उन्हें क्लेम भी नहीं कर पाएंगे कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका साइज हम मान के चलते हैं 10⁻⁻8 मीटर की रेंज में। एंट का साइज हम मान के चलते हैं 10⁻³ मीटर की रेंज में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, अगर एंट से आप कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन एटम के साइज को या हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साइज को, तो आपको पता लगेगा कि एटम और मॉलिक्यूल्स का साइज कितना कम होता है। तो केमिकल चेंज को हम आसानी से डिटेक्ट यहां से तो नहीं कर पा रहे, तो हम यूज करने वाले हैं अपने सेंस ऑर्गन्स को। अपने सेंस ऑर्गन से हम ये डिटेक्ट करेंगे कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं। एंड सेंस ऑर्गन्स क्या क्या है? हमारी स्किन है, यानी कि टच, हम स्मेल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कोई कलर चेंज हो रहा है या नहीं, या फिर हम टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड किया जाता है क्योंकि बहुत सारे केमिकल चेंज ऐसे हो सकते हैं जिससे किसी इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज अवॉइड टेस्टिंग एनीथिंग। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो हम उसे डिटेक्ट कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड, अगर आपको किसी प्रोसेस के दौरान हीट, लाइट या रेडिएशंस रिलीज होती हुई दिखाई देती हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर कोई केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल, गाड़ी के अंदर सीएनजी बर्न कर रही है, सीएनजी दैट इज मीथेन। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और निकल रही है एनर्जी जो गाड़ी के इंजन को रन भी कर रही है। इसके अलावा अगर वुड को आप बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, हीट, फ्लेम्स इन फॉर्म्स में हमारे पास बाहर निकल रही है। तो ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का। लाइटनिंग की ओर बात करते हैं। जब एनवायरमेंट में लाइटनिंग होती है, रेन के टाइम पर लाइटनिंग जब हो रही है तो क्या लाइटनिंग से कोई केमिकल चेंज हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। अगर एनवायरमेंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं तो ये दोनों मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिएट करते हैं, खासकर एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग, बिकॉज दिस एनवायरमेंट कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन and this nitrogen must be used by the plants and animals. So this nitrogen cannot be directly used by the plants and animals except rhizobium. खैर वो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, हम तब बात करेंगे। तो इस नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए भगवान ने इस तरीके से सिस्टम किया है ये कि भाई नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, वाटर के साथ मिक्सअप होंगे और कहीं न कहीं फिर से रिलेट करेंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर, जहां पर वो प्लांट्स को मिलेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑल दैट। ओके, खैर तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर लाइट, हीट या रेडिएशंस रिलीज हो रही हैं तो आप कह सकते हैं कि वहां पर कोई केमिकल चेंज हो रहा है। तो खास बात ये है कि आपको ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। आपको आग लगने के टाइम पर ऐसे नहीं होता कि कार्बन एटम चिल्ला रहा है भाई मैं जल रहा हूं, मुझे बचाओ, मुझे ऑक्सीजन खींच के लेके जा रहा है। नहीं, हमारे पास हमें दिखाई दे रही है कोई चीज जलती हुई, हमें फिजिकल चीजें दिखाई देती हैं और हमें ये ऑब्जर्व करना होता है कि उसके अंदर क्या केमिकल चेंज हुआ, यानी कि क्या फॉर्मूला, क्या नई चीज वहां पर बन रही है। डेफिनेटली पुराने बॉन्ड टूट गए, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना, फॉर्मूला चेंज हुआ, नई चीजें बनी। क्या सिर्फ यही मेथड है? नहीं, कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, चेंज इन कलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये वो वाला नहीं है कि हाँ भैया आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला, ब्लू से ग्रीन हो गया, कहानी खत्म। ये क्वेश्चन आया है, कौन सी क्लास से आया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया है आपका 7th क्लास से। अब कितने एमएससी पास आउट स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता है?
ओवर कॉन्फिडेंस में मरते हैं, ये बात हमेशा याद रखो। टीजीटी साइंस वाले ओवर कॉन्फिडेंस में मरते हैं कि अब भाई मुझे तो केमिस्ट्री आती है, मैं तो जीनियस पढ़ा हूं इस चीज का, मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर। बायोयूरेट टेस्ट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। 7th क्लास की एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है बायोयूरेट टेस्ट। केमिस्ट्री वाले मेरी बात अभी ध्यान से सुनना, अगर कोई केमिस्ट्री वाला ये चीज देख रहा है तो मैं आपको ये बताता हूं कि यहां से दोबारा आपको एचटेट लेवल 3 में, यानी कि पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो एचटेट है वहां पर किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकते हैं, बायो में किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। बायोयूरेट टेस्ट, सबसे पहले तो ये देखो कि बायोयूरेट टेस्ट में रिएजेंट कौन होता है। एक तो इस बात पर ध्यान रखिए, मतलब आप क्या यूज करते हैं, ये तो आ गया पेपर में। अब बड़े रेयर चांस है कि बिल्कुल सेम डिटो एग्जामिनर कॉपी मारे, आपको ये समझना पड़ेगा इसी कंसेप्ट को वो दोबारा कैसे चेंज करेगा। रिएजेंट क्या क्या होते हैं यहां पर रिएजेंट है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेसिक कॉपर सल्फेट एक तरीके से आपके पास है। एक चीज और है यहां पर, रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट क्या होता है? रोशेल सॉल्ट, रोशेल सॉल्ट बेसिकली हमारे पास है रोशेल सॉल्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसीलिए मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला मेकिंग करवाई थी ताकि आपको इन चीजों में प्रॉब्लम ना हो। सल्फेट क्या है, सल्फाइट क्या है, टार्ट्रेट क्या है, इस तरीके से। तो टार्ट्रेट बना टार्टेरिक एसिड से, COO नेगेटिव, CHOH, CHOH एंड COOH, सॉरी COOH को मैं हटा देता हूं, यहां से मैंने H को हटा दिया है, तभी मेरे पास एसिड में से बना रहा हूं नेगेटिव। तो एक जगह जुड़ा हुआ है Na पॉजिटिव और एक जगह जुड़ा हुआ है K पॉजिटिव। दिस इज नोन एज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। 1 2 3 तीन चीजें हैं जो रिएजेंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या क्या रिएजेंट है, तो इन तीन चीजों का मिक्सचर रिएजेंट कहलाएगा। किसके लिए? बायोयूरेट टेस्ट के लिए। क्या डिटेक्ट करता है? ये डिटेक्ट करता है प्रोटीन। अब कंफ्यूजन क्या होगी एग्जाम में, प्रोटीन बना होता है न्यूक्लिक एसिड से ही। क्या न्यूक्लिक एसिड भी ये टेस्ट देंगे? क्या कलर चेंज से मुझे पता लग जाएगा? अब ये चीज समझिए कि न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, जो अगर नॉन बायो या केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैं खासकर ये बात बता रहा हूं। देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो आपकी बॉडी में प्रोटीन को बनाते हैं, जो मास को बनाते हैं, फैट को नहीं, जो आपकी बॉडी के अंदर मास है वो बना हुआ है प्रोटीन से। और प्रोटीन किससे बने हुए हैं? न्यूक्लिक एसिड से। एक नॉर्मल न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मूला बताता हूं मैं, NH2CHCOOH और R, ये कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक कार्बन है जिसके साथ एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एक तरफ NH2 यानी कि अमाइन ग्रुप जुड़ा होता है, और ये R कुछ भी हो सकता है। ये हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 हो सकता है, अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, तो नाम बदल जाएगा अमाइनो एसिड का। ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। मान लो एक और अमाइनो एसिड लेता हूं मैं, NH2, यहां पर है CH, COOH और यहां पर है R। तो यहां से H निकल, यहां से OH निकल जाएगा और यहां से H, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरीके से, CONH। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, एक चेन बनती है जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन चेन और पेप्टाइड चेन। इसी को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड चेन। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि दो अमाइनो एसिड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए और ये हमारे पास बना पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि पेप्टाइड चेन। जो ये हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ये डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। किसको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है? इस ग्रुप को। ये बात याद रखिएगा, ये अमाइनो एसिड को डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसकी जो रिएक्शन है वो ना NH2 के साथ है ना COH के साथ, बल्कि ये डिटेक्ट करता है इस ग्रुप को। इसीलिए आप न्यूक्लिक एसिड पर क्लिक कभी नहीं करेंगे, आप क्लिक करेंगे प्रोटीन के ऊपर। तो क्या क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट टाइम टीजीटी में? क्या क्वेश्चन हो सकता है? बायोयूरेट टेस्ट इज गिवन बाय विच काइंड ऑफ कंपाउंड्स containing alcoholic group, containing carboxylic group, containing amine group, containing peptide bonds.
मतलब कुछ इस तरीके, या अमाइड्स, इनको ऑर्गेनिक में बात करें तो अमाइड बोलते हैं। और ये कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप एग्जामिनर आपसे उम्मीद कर सकता है कि आपको आते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फॉर्मेट किया जा सकता है, यही चीज आपको सीखनी है, वरना तो आपको सारी चीजें आती ही हैं। आपको बस ये चीज सीखनी है कि बेसिक क्वेश्चन को एग्जामिनर किस तरीके से फॉर्मेट करता है। मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूं क्वेश्चंस की, इसलिए मुझे ये चीजें पता लग रही हैं कि किस तरीके से होती हैं। तो रोशेल सॉल्ट के बारे में हमने बात की। अब दूसरी चीज होता क्या है, जैसे ही आप बाययूरेट रिएजेंट डालते हैं अपने सैंपल के अंदर तो इसका कलर चेंज हो जाता है। और कलर कैसा आता है, कलर आता है हमारे पास पर्पल। ठीक है, कलर किस तरीके का आता है हमारे पास, पर्पल कलर आता है। पर्पल कलर का मतलब देखिए एक बार यहां पर क्या है पर्पल कलर में, यहां पर एक चीज और आपको समझनी है कि पर्पल कलर से मुझे क्या फायदा होने वाला है। मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं। ओके, प्रोटीन के लिए टेस्ट हो गया, ये आपको समझ में ही आ गया होगा। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं ताकि मैं आपको एक दो चीज और बता सकूं। इसे हम सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। इट इज ए क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज एक बार वीडियो को पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। क्वांटिटेटिव टेस्ट ये सिर्फ क्वालिटी यानी कि सिर्फ इस बात को नहीं बता रहा है कि कहीं पर प्रोटीन है या नहीं, ये एक चीज और बताता है, क्वांटिटी। डार्कनेस ऑफ द कलर, डार्कनेस ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। प्लीज नोट डाउन, डार्कनेस ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जितना ज्यादा प्रोटीन उतना ज्यादा डार्क कलर। इसीलिए इसे यूज किया जाता है यूरिन के अंदर या अदर फ्लूइड्स, जो भी आपके बॉडी फ्लूइड्स हैं, लाइक प्लाज्मा हो गया या सीरम हो गया, ठीक है, ये आपके ब्लड में से निकाले गए पार्ट हैं एक तरीके से। अगर फिजिक्स वाला कोई सुन रहा है तो सिंपली समझो, ब्लड में से आपने देखा होगा डॉक्टर के पास गए, उसने ब्लड सैंपल लिया, एक मशीन में लगा दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो से रोटेट करता है, उसमें से रेड पार्ट को हटा देते हैं, जो बच गया वो सीरम प्लाज्मा है। बेसिक सा इतना समझिएगा फिजिक्स वाले। तो उसमें ये टेस्ट किया जाता है। बायो वालों को ये चीज आई होप क्लियर हो रही होगी, केमिस्ट्री वालों को भी। प्लाज्मा और सीरम जो है इसमें हम टेस्ट करते हैं। यूरिन में भी ये चीज टेस्ट डायरेक्टली की जा सकती है कि कितना प्रोटीन कंटेंट वहां पर प्रेजेंट है। वो डार्कनेस से आपको पता भी लग जाएगा। जो आपका रिएजेंट हमने यूज किया है दैट इज बाययूरेट रिएजेंट। सबसे खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये एचटेट वाले ध्यान रखेंगे, ये एचटेट पीजीटी वाले खासकर ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पर मैग्नीशियम आयन या अमोनियम आयन है, NH4 पॉजिटिव अगर है, केमिस्ट्री वाले ध्यान रखेंगे स्पेशली, अगर ये दो आयन हैं तो आपके टेस्ट रिजल्ट्स मैच नहीं करेंगे, ये इंटरफेयर करते हैं। बायो वाले एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर बायो के हिसाब से बात करें तो हमारे पास कुछ बॉडी फ्लूइड ऐसे हैं, जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की अगर हम बात करें, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की अगर हम बात करें तो वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। ये बायो वाले ध्यान रखेंगे, ये केमिस्ट्री वाले ध्यान रखेंगे। बाकी सारा हिस्सा जो मैंने आपको बताया है वो टीजीटी साइंस के लिए परफेक्टली हो सकता है। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आपके पास क्रिएट किया जा सकता है। एक चीज और मैं आपको छोटी सी यहां पर बता रहा हूं, ये सभी के लिए कॉमन है। जब ये कलर आता है तो ये कलर क्यों आता है? एक्चुअली जो आपने कॉपर सल्फेट ऐड किया था दैट वाज Cu2 पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर क्यूप्रस आयन में, दैट इज क्यूप्रिक आयन, दैट इज क्यूप्रस आयन। प्लीज एक बार पिछला लेक्चर लास्ट 15 मिनट का जरूर देखिएगा, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड भी कर दिया है। कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर 1 पॉजिटिव, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकते हैं, सारे मैं भी कर दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कुछ असाइनमेंट में ऐड करूंगा, कुछ मैं रिडॉक्स रिएक्शंस में आपको बताऊंगा। तो कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है? कॉपर 1 पॉजिटिव। चिलेशन इफेक्ट बोलते हैं इसको। जब इसके प्रोटीन जब इसके साथ जुड़ता है ना तो वो ऐसे रिंग बनाता है, जफ्फी पा लेता है भाई। चिलेशन का सिंपली याद है, चिल मार ब्रो, जफ्फी पा ली है उसको। मतलब कि ये कॉपर आयन है और इस कॉपर आयन को जो अमाइंस थे, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था और जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उन्होंने ऐसे जफ्फी पा रखी है तो एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है। इस रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? चिलेशन इफेक्ट। चिल मार ब्रो। तो चिलेशन इफेक्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। एक और एग्जांपल, हीमोग्लोबिन। जैसे आपकी बॉडी में, प्लांट्स में
क्लोरोफिल। मैग्नीशियम को भी ऐसे ही जफ्फी पा रखी है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन को भी ऐसे ही प्रोटीन ने जफ्फी पा रखी है। तो ये जो जफ्फी पाना है इसी को हम क्या बोलते हैं, चिलेशन इफेक्ट, और यही कॉपर के साथ भी होता है इस टेस्ट के अंदर, जिसकी वजह से कलर आता है। ऐसे ही क्लोरोफिल का भी कलर है, ऐसे ही हीमोग्लोबिन का भी रेड कलर है। तो जब भी कहीं पर कोई कलर चेंज हो जाए तो समझ लो कि वहां पर कोई केमिकल चेंज हुआ होगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर आ रही है। मैं भाई निचोड़ के लाया हूं इसको, 6th क्लास से छोटी छोटी चीजें जो उसने छुपा छुपा के लिखी हुई थी ना, मैंने वो निकाल के आप लोगों को बताई है। 6 to 10th लेवल की कुछ चीजें मैं मिस नहीं करना चाहता था, जो मैंने HTET लेवल में खुद पढ़ी थी, जो मैंने दूसरों को बताई है और काम आ रही है, वो मैंने यहां पर मेंशन कर दी ताकि आपको उससे बेनिफिट हो सके। आई होप इट वर्क्स एंड डेफिनेटली इट वर्क्स। इट वर्क फॉर मी, इट वर्क फॉर अदर माई स्टूडेंट्स एंड आई होप इट वर्क फॉर यू गाइज ऑल्सो। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि अगर कोई और तरीका हो केमिकल चेंज का, तो हाँ, अगर आपको अपने सराउंडिंग में स्टेट चेंज होती हुई दिखाए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, कोई भी इंटर कन्वर्जन आपको दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, केमिकल चेंज। इसका मतलब अगर मैं आइस को बाहर रख देता हूं तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, यानी कि वो केमिकल चेंज है ना। हमने पहले ही कहा था कि हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी एप्लीकेशन, मतलब कि देखो सेकेंडरी एप्लीकेशन आती है जो आपने लैब में की। मैं आपको बता रहा हूं देसी जुगाड़। ये 6 to 10th क्लास की साइंस की जो नॉलेज है वो इस तरीके से होनी चाहिए, हर एक इंसान को इस तरीके से होनी चाहिए कि वो अपने आसपास की चीजों को समझ सके। और यही एग्जामिनर आपसे चाहता भी है कि आप अपने सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकें, स्टूडेंट्स को इतना कैपेबल बना सकें। वो नहीं चाहता कि आप ऐसे टीचर बने जो हर एक स्टूडेंट को साइंटिस्ट बना दे। उन्हें पता है भाई हर किसी की डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं। तो चेंज इन स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेट में चेंज होने के साथ साथ आपको फॉर्मूला भी ऑब्जर्व करना है। अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये बदल जाएगा किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस में। तो यहां पर स्टेट चेंज हो गई। ये क्या था, लिक्विड। ये दोनों हमारे पास किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। और गैसियस स्टेट में जाने के बाद फॉर्मूला भी चेंज हो रहा है। अगर इसी वाटर में आप इलेक्ट्रिक रोड डालते हैं जो आपके घर में लगी हुई है, पानी गर्म करने वाली जो हमारे घर में लगी हुई है, वो इलेक्ट्रिक रोड अगर आप डाल रहे हैं तो ये नहीं हो रहा, तो ये वाटर का वाटर है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास कैसा चेंज है, फिजिकल, और ये कैसा चेंज है, केमिकल। तो केमिकल चेंज में स्टेट तो चेंज होगी लेकिन फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो मैं जो आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूं कि ये अगर आपको दिख जाए, आपको कलर चेंज दिख जाए, आपको चेंज इन स्टेट दिख जाए तो केमिकल चेंज होगा। बट एक चीज का और ध्यान रखिएगा, वो फिजिकल भी हो सकता है लेकिन आपके पास क्या चेंज होना चाहिए, फॉर्मूला चेंज होना चाहिए। क्लियर? ओके, दूसरा पॉइंट यहां से जो एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर कोई रट्टे वाला क्वेश्चन यहां से जनरेट किया जा सकता है तो वो ये कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहले किसने की थी। ये थे हमारे पास निकल्सन। देख लेना भाई, स्पेलिंग मर गया होगा, गलत भी लिख दी होगी तो कौन सा बुरा मानेगा। ओके, तो यहां पर निकल्सन जो है ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की थी। एनसीईआरटी में इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि कहीं किसी एग्जाम में पूछ ना लिया जाए और बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप ये ढूंढने पाते ऐसी ऐसी चीजें, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है तो भी आप समझ लीजिए कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। नॉर्मल नेम क्या है, लाइम। हिंदी में क्या बोलते हैं, चूना। और चूना लगा गया होगा वही, है ना, आता है ना, एक मीम भी आता है कुछ इस तरीके का, तो ये वही वाला चूना है। अगर आप इसे वाटर के अंदर ऐड करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, सफेदी, देसी जुगाड़ और बताता हूं भाई, हरियाणवी में बोलते हैं इसको सफेदी, दीवारों पे करने के लिए यूज करते थे पहले, आजकल तो फैंसी हो गए हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालते हैं तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कहानी यहां तक ही नहीं है, इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। इतनी हीट निकलती है कि अगर आपने इसे पानी के अंदर डाल दिया तो पानी बॉयल करने लग जाएगा।
उबलने लग जाएगा, बहुत ज्यादा बॉयल करने लग जाता है, तो हीट निकल रही है। तो हमें तो ये व्हाइट का व्हाइट ही दिखाई देता है, ये तो हमें व्हाइट का व्हाइट ही दिखाई देगा, लेकिन हीट निकल रही है तो हमें लग रहा है कि वहां पर जरूर कोई केमिकल चेंज हुआ होगा। और जब हमने ऑब्जर्व किया, देन वी फाइंड आउट दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इसके बारे में आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें बताता हूं जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैसे पता करें, या ये किसी और चीज के डिटेक्शन में कैसे हेल्प करता है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये होता है हमारे पास नॉर्मल वाटर लाइक आपको दिखाई देगा, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, पानी के जैसा ही आपको दिखाई देता है बिल्कुल। अगर मैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड कर दूं, लिमिटेड सप्लाई, तो यहां पर मिल्कीनेस आ जाती है, मिल्कीनेस। ओके, यहां पर क्या आ जाएगी, मिल्कीनेस आ जाएगी, यानी कि दूधिया सा हो जाएगा, ये सफेद सफेद रंग का पानी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मार्बल का। अब वो एग्जामिनर आपको ये चीजें देगा, एग्जामिनर आपको क्या देगा कि आपके पास कोई सब्सटेंस है X, आपने उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई और आपके पास एक कंपाउंड बना Y, जो कि मेन कंपोनेंट है मार्बल का, और फिर ऑप्शंस में डाल देगा बताओ X और Y क्या होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। अगर आप इसमें फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते रहते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्लीज ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपने किस में ऐड कर दी, एक्सेस में ऐड कर दी, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। इट विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मैंने बताया भी था हाइड्रोजन सबका भाई, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कार्बोनेट आयन है CO3 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। और ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में घुल जाएगा तो फिर से जो मिल्कीनेस है वो डिसअपीयर हो जाएगी। और ये दो चीजों को कंफर्म करता है। अगर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बता दे और गैस के बारे में पूछे तो याद रखना है किसको कंफर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और अगर आपको वो ये बता दे कि मैं गैस कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहा हूं, ये X है, ये Y है, और फिर ये कलरलेस कंपोनेंट बन रहा है Z, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये हमारे पास क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बीच में बना कैल्शियम कार्बोनेट, और फाइनली हमारे पास बना कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप डाल रहे हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड, सफेदी ये है, आपने दीवार पे कर दी, ठीक है। अब ये भी तो देखिए सफेदी करते क्यों है, चूना आपने पानी में मिलाया और फिर आपने उसको व्हाइट कलर मिला के, रेड कलर मिला के, जो भी आपने उसे दीवार पे पोत दिया, एकदम उसके ऊपर शाइन नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहेगा दीवार के ऊपर आपको शाइन दिखाई देगी, थोड़ी चमकीली हो जाएगी। अगर किसी ने सफेदी करवाई हुई है, मैं पुट्टी की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग चीज है, अगर किसी ने घर में सफेदी करवाई हुई है तो आप देखेंगे कि 6 महीने बाद लगभग वो दीवार अच्छी हो जाती है। उसकी मेन वजह ये होती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एकदम रिएक्शन नहीं करता, धीरे धीरे ये एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और दीवार पर बनते हैं क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से वहां पर शाइन आती है। तो एक ये चीज है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपने दीवार पे क्या किया, ये किया, किसकी वजह से शाइन आई, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये शाइन प्रोड्यूस हो रही थी। ये एग्जामिनर क्या क्या फॉर्मेट कर सकता है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। कैजुअली मत लो भाई, अगर एग्जाम जेन्युइनली आपको क्लियर करना है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, लोग पान खाते हैं खाना खाने के बाद, खासकर राजा महाराजा, और राजा महाराजा जो होते थे वो अपने साथ स्पेसिफिक बंदा रखते थे पान बनाने वाला, क्योंकि अगर चूना ज्यादा लग गया तो वो मुंह को जला देगा, और चूना कम होगा तो वो खाने में जो एसिडिटी बनेगी, राजा है भाई, खा रहा है सो रहा है, खा रहा है सो रहा है, और तो कुछ कर नहीं रहा, लड़ाई तो सैनिक लड़ रहे हैं तो बस चिल मोड में है, तो बस खा रहा है सो रहा है, तो क्या हो रही है, एसिडिटी हो रही है। तो खाना खाने के बाद वो पान खाता है, पान के अंदर चूना लगाया जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है एक्चुअल में हमारे पास
बेस। तो खाने से जो एसिडिटी बनेगी उस एसिडिटी को कम करने के लिए ये उसके अंदर लगाया जाता है। लेकिन कभी कभी चूना ज्यादा लगा देने से क्या होता है, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, क्योंकि मुंह के अंदर जाएगा, सलाइवा उससे मिक्स होगा, तो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, तो मुंह जल जाएगा। इसीलिए अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो और कुछ तो देखी जाएगी, एचटेट की तो देखी जाएगी, भाई पान वाले आप बहुत बेहतरीन बन सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया है चीजों का कि कितनी हीट रिलीज होगी, कितनी चीजें क्लियर होंगी। अभी मैंने पान वाला बनाया, देखते रहो, मैं तुम्हें भाई साहब अभी प्लम्बर भी बनाऊंगा, जबरदस्त 1 क्लास है ना, फूड केमिस्ट्री के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, इन्हीं चेंजेस के बारे में, तो प्लीज ध्यान से सुनते रहिएगा बातें, ओके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कहानी क्लियर हुई, चेंज होगा टेम्परेचर में, तो समझ लेना कि कोई ना कोई केमिकल चेंज हमारे पास यहां पर हुआ है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई कहीं गैस इवॉल्व हो रही है, जैसे कि जिंक को अगर हम ऐड कर दें H2SO4 के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड कहां पर प्रेजेंट होता है, प्लीज कमेंट में जल्दी बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड, जो सबसे पहले बताएगा भाई उसको कुछ ना कुछ खास इनाम में दिया जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहां प्रेजेंट है, लेड एसिड बैटरीज के अंदर प्रेजेंट है। चलो कहां प्रेजेंट है, लेड एसिड बैटरी, यानी कि आपके घर में जो इन्वर्टर बैटरी रखी हुई है उसके अंदर ये एसिड है। आप मुझे ये बताइएगा कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है या इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं केमिस्ट्री वालों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि घर में जो लेड एसिड बैटरी है, बिना गूगल के किताब में से अगर आपने पढ़ा है तो मुझे बताइएगा सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। ये क्वेश्चन बनेगा आपका मोलैलिटी में, अगर आपने जेन्युइनली पढ़ा है तो जिंक को जब आप H2SO4 में डालेंगे तो आपके पास बनेगा जिंक सल्फेट और साथ की साथ रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो समझ लीजिएगा कि हमारे पास क्या हो रहा है, कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है। क्या क्वेश्चन हो सकता है, जिंक को अगर आप ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में लेते हैं, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म का मतलब है छोटे छोटे दाने अगर आप लेते हैं, या फिर आप ले सकते हैं इसे पाउडर की फॉर्म में, या फिर आप इसे ले सकते हैं लंप्स की फॉर्म में। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो यूपी टेट का, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इधर उधर से शायद कॉपी पेस्ट भी मार दे। तो जिंक को 3 फॉर्म्स में ले सकते हैं। पहला आप ले सकते हैं पाउडर फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स यानी कि दानों की फॉर्म में, और लंप्स की फॉर्म में। तो तीनों में डिफरेंस क्या होगा, तीनों में डिफरेंस होगा रेट ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन। कैसे फर्क आएगा भाई, देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है सरफेस एरिया पे। यहां जितने ज्यादा पार्टिकल्स फास्टली रिएक्ट कर पाएंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जब आपके पास लंप्स हैं तो पहले सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, फिर उससे नीचे वाली लेयर, फिर उससे नीचे वाली लेयर। अगर आपने उसे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सारे एकदम एसिड के कांटेक्ट में आ रहे हैं। और अगर आपने उसे पाउडर बना दिया तो आपने बेसिकली क्या कर दिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। और सरफेस एरिया इंक्रीज करने से आपके पास बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। जनरल लाइफ में समझाता हूं, लोग रात को ऐसा खाना पसंद करते हैं जैसे दलिया टाइप की चीजें, खासकर जो एज्ड पर्सन होते हैं। क्यों है, तो वो भी आटे से ही बना हुआ, रोटियां भी आटे से बनी हुई हैं। फिर ऐसा क्या है कि दलिया आसानी से पच जाता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। कभी आपने सोचा, क्योंकि आपने गेहूं का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है, उसे चिपकने नहीं दिया है। जब आपने गेहूं को बिल्कुल पीस दिया, पानी मिला दिया, तो आपने एक तरीके से उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी बढ़ा दी। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने तो उसे पीस दिया था और ज्यादा हो गया, नहीं, आपने उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी बढ़ा दी। लेकिन जब आपने उसे छोटे छोटे लम्प्स में रखा, दलिया बनाया, तो एक तरीके से उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी, रेट ऑफ डाइजेशन उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। दूसरा, डॉक्टर कई बार ग्रेन्यूल्स देते हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर आपने कभी विटामिन डी लिया है तो विटामिन डी के ग्रेन्यूल्स आते हैं और कैप्सूल्स आते हैं। डॉक्टर आपको कहता है ग्रेन्यूल्स खरीदना, अगर वो कहना ना कि बाहर से खरीदो तो बोलेगा ग्रेन्यूल्स लेना, मतलब कि टैबलेट की बजाय क्या लेना, ग्रेन्यूल्स, क्योंकि ग्रेन्यूल्स जो है उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में क्या होगा, ज्यादा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर दूसरे स्टेट्स में, दूसरे एग्जामिनेशंस में फॉर्मेट किए गए हैं तो मे बी हमारा नंबर भी आ जाए। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट करके। कोई दूसरी गैस का देख लेते हैं। मान लो कि मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट,
अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, इसका मतलब कि कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ होगा। तो अगर कहीं गैस निकले, कलर चेंज हो, लाइटनिंग हो, तो समझ लेना कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है, और यही वो सारे केमिकल चेंज हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम है यार जिस पे हमने फोकस नहीं किया, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों ही कलरलेस हैं। प्रॉब्लम तो फिर से रह गई। अब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, व्हाइट कलर का पाउडर था, फिर से एक व्हाइट कलर का पाउडर बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही। आपको ये तो दिख रहा है कि यार कुछ कम हो गया है, लेकिन क्या बाहर निकला, क्या केमिकल चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, ये कैसे पता करें? गैस निकल रही है या नहीं निकल रही, इसके लिए एक बेसिक सा तरीका बताता हूं। इसके लिए फ्लेम टेस्ट करते हैं। फ्लेम टेस्ट कैसे? फ्लेम के पास अगर हाइड्रोजन को लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन एक हाईली कंबस्टिबल गैस है, याद रखिएगा भाई। ये क्या है? हाईली कंबस्टिबल गैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल गाड़ियां बनने लगी है, जीके टाइप का क्वेश्चन है। हाईली कंबस्टिबल गैस है, तो जैसे ही फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड, पटाखे की आवाज सी आएगी, ब्लास्ट सा करेगा और हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को, फ्लेम को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के पास लेके जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझ जाएगी या लो डाउन हो जाएगी। और अगर कहीं ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, उसके पास अगर आप फ्लेम को लेके जाएंगे तो फ्लेम और इनहैंस करके जलने लग जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो तीन गैसेस, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है। ओवरऑल कोई भी गैस अगर रिलीज हो रही है तो समझ लीजिएगा कि हमारे पास क्या है? केमिकल चेंज। रिलीज ऑफ स्मेल, स्मेल के बेस पर अगर कोई स्मेल आ रही है तो भी क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। आप ये चीज समझ लीजिए। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, अच्छा एग्जांपल देता हूं। ये टेस्ट में यूज करते हैं वनस्पति घी, यानी कि डाल्डा जिसे आप बोलते हैं बेसिकली। वनस्पति घी और देसी घी जो है, इन दोनों में, यानी कि प्योर घी जो है, इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए इस टेस्ट को यूज भी किया जाता है। ठीक है, मैं एक टेस्ट और बताऊंगा, खैर आगे बात करते हैं। पहले ये देखो, इसमें हमारे पास मान लो ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल हमारे पास होता है CHOH, CHOH, CHOH। ठीक है, यहाँ पर R कार्बन की चेन है, यहाँ पर R कार्बन की चेन है। इस H की जगह अगर इसे आज H को हटा देंगे तो यहाँ पर भी क्या हो सकती है? कार्बन की एक चेन और लग सकती है। इन्हें हम बोलते हैं ग्लिसरॉल्स। मैं H को हटा के यहाँ पर क्या लगा देता हूँ? कार्बन की चेन लगा देता हूँ। अब इस ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाना, ध्यान से सुनना भाई, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। प्लीज अब फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सोडियम बाइसल्फाइड, क्या है सोडियम बाइसल्फाइड? देखो कैसे याद रखने का मैंने तरीका बताया था। कैसे? SO4 याद रखो बस, SO4 2 नेगेटिव। ये सल्फेट होता है। सल्फेट से अगर सल्फाइड बनाना हो तो एक ऑक्सीजन क्या कर देनी है? कम कर देनी है। बाई अगर किसी के आगे जोड़ दिया तो मतलब उसके साथ H पॉजिटिव जोड़ना है। H पॉजिटिव अगर आप जोड़ेंगे इसका मतलब ये है कि आपको एक नेगेटिव चार्ज कम कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? -1। तो क्या बन गया? HSO3 नेगेटिव। सोडियम पर कितना चार्ज होता है? Na पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। अगर आप ये डालते हैं तो हमारे पास बनता है CH, यहां पर R लगा देता हूं, CH डबल बॉन्ड CR, और यहां पर बनेगा RCHO, एल्डिहाइड हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, ये R हमारे पास यहां से हट जाएगा। रिलीज ऑफ स्मेल का फॉर्म। ओके, रिलीज ऑफ स्मेल,
रिलीज ऑफ स्मेल एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है, ध्यान से सुनिए। ये यूज करते हैं हम फैट डिटेक्शन में भी। जैसे मान लो कि आपके पास है ग्लिसरॉल, CHOH, CHOH, CH2OH, ओके, ये ग्लिसरॉल है हमारे पास। ओके, वही ग्लिसरॉल जो आपकी फेस क्रीम्स में है, ठीक है, बोरोप्लस, ये क्रीम वो क्रीम जो भी है उनके अंदर यही है। आप इसमें डालेंगे पोटेशियम बाइसल्फाइड KHSO3 और हमारे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, एक्रोलिन। एक्रोलिन हमारे पास बनता है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, तीखी सी पंजेंट स्मेल होती है। तो हमें पता लग गया कि भाई स्मेल अगर चेंज हो रही है, ग्लिसरॉल जो कि एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड सा है, नॉर्मल सी स्मेल होती है, कोई ऐसी पंजेंट स्मेल नहीं है, और एक्रोलिन की एक अपनी स्पेसिफिक स्मेल है, तीखी सी। अगर ऐसा हो रहा है तो हम समझेंगे कि हमारे पास क्या हुआ है, कोई न कोई केमिकल चेंज हुआ है। क्लियर? तो एक और हमारे पास ये मेथड है डिटेक्ट करने का कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ कि आपको कितना ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि आप इसको क्या आंसर करेंगे। द राइस वाटर टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, और ये किस चीज की प्रेजेंस को दिखा रहा है ये आपको बताना है। ओके, क्लियर? देखिए, द राइस वाटर टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। तो ये टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? स्टार्च के लिए। प्रोटीन के लिए अभी हमने बात की थी, प्रोटीन के लिए हमने कौन सा टेस्ट किया था? बाइयूरेट टेस्ट किया था। तो ये दिखाता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को। स्टार्च बेसिकली दो चीज़ों से बना होता है, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। क्या होते हैं ये? कितने मुश्किल वर्ड हैं, क्या है भैया ये? देखो, ग्लूकोज यूनिट C6H12O6, चीनी वाला, बिल्कुल वही ग्लूकोज। ग्लूकोज की अगर सीधी चेन बन जाती है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो हमारे पास हम बोलेंगे अमाइलोज बन गया। और अगर ब्रांच हो जाए, एक चेन है दूसरी चेन है, दोनों आपस में जुड़ गई, तो ये बनेगा अमाइलोपेक्टिन। तो दोनों हिस्से होते हैं स्टार्च के अंदर। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो कलर आ रहा है, ये ब्लू ब्लैक कलर अगर आ रहा है, तो आ लिया भाई, पिछले साल क्वेश्चन में आ चुका है ये। अब सेम डिट्टो कॉपी नहीं मारने वाला, वो इतना पागल नहीं है, 6th-7th क्लास का, उसे पता है, पढ़ देगा बच्चा एक दिन में। तो अब क्या करने वाला है? स्टार्च जो है वो कलर दे रहा है। कैसा कलर दे रहा है? ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है। किसकी वजह से दे रहा है? अमाइलोज की वजह से। ये अमाइलोज आयोडाइड आयंस को पकड़ लेता है, जफ्फी पा लेता है, और हमारे पास कलर रहता है ब्लू ब्लैक। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? आई होप आप ये चीज याद रखेंगे कि हमारे पास ये टेस्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्योर ट्रांसपेरेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल एक्स। मैं बता रहा था ना, इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। अ प्योर ट्रांसपेरेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल एक्स which is present chiefly in human bones is allowed to react with gas Y. After initial turbidity, it become clear natant solution with pH 3. Identify X and Y. वाह जी वाह, इसमें कौन फंसेगा? बायो वाला नहीं फंसेगा, ना ही फिजिक्स वाला फंसेगा, क्योंकि वो तो जहां से भी पढ़ रहे हैं, जब भी वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो ध्यान से पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख रहे हैं। इसमें फंसेगा केमिस्ट्री वाला, ओवर कॉन्फिडेंट। कैसे? pH 3 पे जाएगा वो सबसे पहले, क्या बाकी चीजें गई भाड़ में, हो तो एकदम समझ में कम आ रही हैं। तो pH 3 मतलब भाई एसिड। अब उसे पता है ये क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक एसिड। वो एक तो इन दोनों में उलझेगा, इस चीज में पक्की बात है। अभी हो सकता है एक आध ना उलझ रहा हो, लेकिन अगर आप नहीं उलझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, क्योंकि उसे ये दिखेगा ना, वो बोलेगा अरे आगे तो बकवास कर रहा है, ये pH 3 मतलब एसिड है भैया, कहानी को नहीं समझ रहा है वो। अब हमारे पास देखिए क्या हो रहा है। हमारे पास है, वो कह रहा है कि ह्यूमन बोन्स में भी ये प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? ह्यूमन बोन्स के अंदर प्रेजेंट है। अब ह्यूमन बोन्स में तो कैल्शियम होता है,
तो अगर ये बात भी आप फोकस करेंगे तो आप बी पे जाएंगे। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आप बनते हैं सुपरमैन। आपको लगता है यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे देगा वो। मैं वही तो कह रहा हूँ, केमिस्ट्री वाला, बायो और फिजिक्स वाला तो करेगा। अरे भाई कैल्शियम होता है हड्डियों में, कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड पे लगाते हैं। बायो केमिस्ट्री तो निकल गई, केमिस्ट्री वाला कहां करेगा, ओह pH 3 है, ये है वो है। भाई सिंपल सी बात है, वो क्या कह रहा है, जब तुमने ये कैल्शियम लिया, पानी में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो कि कैसा सॉल्यूशन था, बेसिक सॉल्यूशन था यार, ये बेसिक था। जब तुम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एक्चुअल में कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। ये इसको खा रहा है, एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है, क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। धीरे धीरे ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस हाइड्रोक्साइड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। बताया था ना अभी, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड अगर डालोगे तो नेटेंट क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा, और ये किस में बदल गया, बाइकार्बोनेट में। तो बेसिक सिस्टम खत्म और कैसा सिस्टम जनरेट हो गया, एसिडिक। ये वही एसिड है जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी होता है। और केमिस्ट्री वाले क्या करेंगे, अरे भाई फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग होता है भाई, तभी pH 3 तक जाएगी, इस पे टिक कर देता हूं, इसको रहने देता हूं, या इसको काट देता हूं, इसको रहने देता हूं। 100 बार दिमाग लगा के ऐसा फंसेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, चीजों को समझ के, एग्जामिनर को पागल ना समझते हुए प्रिपेयर करिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैल्शियम था, कैल्शियम ऑक्साइड था, जो कि बेस थे। ये पीएच तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद बनी है, जब आपने उसे अलाउ कर दिया ना वाई के साथ रिएक्शन करने के लिए, तो ये गैस थी, सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड था, ये CO2 था भाई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड था। ओके, रिएक्ट विद गैस दिस, क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, हाउ टू राइट डाउन अ केमिकल इक्वेशन, कि अगर हमारे पास कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब एक केमिकल रिएक्शन लिखनी कैसे है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है केमिकल रिएक्शन लिखते हुए। अच्छा, क्या ये इंपॉर्टेंट भी है, ये टॉपिक याद रखना भाई, यहां से PYQ उठाया है मैंने, ये क्वेश्चन मैंने अपने आप नहीं लिखा है, PYQ है कि केमिकल रिएक्शन से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, हाँ हमें मिल जाती है, हीट रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, पता लग जाएगा, और डायरेक्शन ये भी पता लगती है। ये चीज हमें, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन हमें पता नहीं लगता है। तो किसी रिएक्शन को लिखते हुए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसके बारे में हमें लिखना है। अब केमिकल चेंज नेचर में फिजिबल होना चाहिए, एविडेंसेस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी के ऊपर रोड रोलर चढ़ गया, उसके बाद वो क्या है, डेड बॉडी प्लस आत्मा प्लस रोता धोता परिवार, ये नहीं होना चाहिए भाई। मतलब कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं लिख सकता जिसका मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ ये एग्जिस्ट, आत्मा कर रही है, नहीं कर रही है। इसे कहने का मतलब मेरा ये है कि आप वो चीज नहीं मेंशन कर सकते जिसके बारे में एविडेंसेस नहीं है, जिसके बारे में नेचर में आप सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं। आपको हमेशा वही चीजें लिखनी है जो नेचुरली पॉसिबल हैं। जैसे मान लो कि मैं कहता हूं मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। अगर वो सिंगल डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो एक सिंगल एरो आपको लगाना है। अगर दोनों प्रोसेसेस एक साथ पॉसिबल हैं, इक्विलिब्रियम आ सकता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनाया जा सकता है बाय चेंजिंग रिएक्शन कंडीशंस, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डबल हेडेड एरो से दिखाया जाएगा। कुछ न कुछ रिएक्शन कंडीशंस में चेंज जरूर होगा, चाहे वो टेम्परेचर में हो, प्रेशर में हो, वॉल्यूम में हो, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी की अमाउंट यानी कि कंसंट्रेशन पर हो। दूसरी बात, आप कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। जैसे मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन दिखानी है, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि अमोनिया का फॉर्मूला बन गया N2H2, नहीं, ये चीज नहीं। आप वो चीज लिखेंगे जो नेचर में है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, दैट इज NH3। बैलेंसिंग उसके बाद करनी है, ये नहीं कि इनको बैलेंस करने के लिए यहां पर डायरेक्ट दोनों चीजों को जोड़ के लिख दिया है। आप एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखिए, बाद में उसे हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जब भी कोई केमिकल चेंज आप करवाएंगे तो वहां पर आप स्टेट जरूर मेंशन करेंगे। नाइट्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, अमोनिया भी गैसियस स्टेट में है। अगर कोई गैसियस स्टेट में है,
अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तो अपर एरो या जी का यूज करिए, अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो डाउनवर्ड एरो या एस का यूज करिए, अगर कोई लिक्विड स्टेट में है तो आप उसके ब्रैकेट में लिखेंगे एल। अगर किसी को पानी में घोला गया है तो उसके लिए लिखेगा AQ, अगर अल्कोहल में डिसॉल्व किया गया है तो लिखेंगे ALC, डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए यूज करिएगा HNu सिंबल, और अगर आपने उसे गर्म किया है, हीट पे रखा है, तवे के ऊपर रखा है यार सिंपल, तो आप क्या यूज करने वाले हैं, ट्रायंगल का सिंबल, यानी कि हीट किया गया है। अगर कहीं पर कोई रिएक्शन में सॉलिड बन रहा है तो उसके लिए आप लिखेंगे PPT, यानी कि प्रेसिपिटेशन। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जो आपको जरूर लिखने हैं। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज हो रही है या नहीं, वो भी आप जरूर मेंशन करिएगा। अगर हीट रिलीज हो रही है तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और अगर हीट रिलीज नहीं हो रही है तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, और ये हो जाएगा हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जिसमें हीट रिलीज हो रही है। खैर आगे इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी रिएक्शन को लिखते हुए इन बातों का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि अगर हमने ये बातें ध्यान नहीं रखी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। कोई भी आम इंसान उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएगा। जैसे मैं मान लो तुम्हें पढ़ाते हुए ऐसे बोल रहा हूं तो भाई समझ में कहां से आएगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं तभी तो समझ में आएगा। अब मान लो कि मैं कहता हूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाओ, किसी दूर बैठे इंसान को मैंने बताया अमेरिका में कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाने से अमोनिया बनेगा, इससे यूरिया बना सकते हैं जो फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा। अब वो जाके लिक्विड में ढूंढ रहा है नाइट्रोजन को कि भैया 2 लीटर नाइट्रोजन दे दो मुझे लिक्विड में, थैले में डाल के। तो पता होना चाहिए ना कि वो गैस है, क्या कंडीशंस होंगी रिएक्शंस की, यहां पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए, तो वो सारी कंडीशंस आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। एरो के ऊपर आप जरूर मेंशन करिएगा। कोई कैटालिस्ट अगर आपने यूज किया है तो आप कैटालिस्ट के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि बिना कैटालिस्ट के हो सकता है रिएक्शन को फिजिबिलिटी ही ना मिले रिएक्शन करवाने की। तो एक बैलेंस्ड केमिकल, दूसरी बात और जरूर ध्यान रखिएगा, ये हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में बताता है। चलो इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि इस चीज का मीनिंग क्या है, फटाफट समझ लेते हैं। मान लो कि मैंने रिएक्शन लिखी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाने वाले हैं, अमोनिया गैस बनाने वाले हैं। सारे के सारे गैसियस स्टेट में है तो मैंने अपर एरो बना दी। अब अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो यहां नाइट्रोजन के 2 एटम है, यहां सिर्फ 1 एटम है, तो 1 एटम कहां गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन के 2 एटम हो गए, बट हाइड्रोजन के 6 एटम हो गए, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ये भी कह सकते हैं 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, अगर कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 मोल अमोनिया। बाकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मोल कंसेप्ट और लॉज के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आएंगे, चाहे वो सीटेट हो या एचटेट, दोनों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। फिलहाल सिर्फ रिएक्शन के रेफरेंस में मैं आपको बता रहा हूं कि ये बैलेंस्ड आपको हमेशा लिखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि अगर हमारे पास कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो वो किस तरीके से केमिकल चेंज हो सकते हैं, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन हमारे सराउंडिंग में हैं। देखो भाई, ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये PYQ है, तो इसका मतलब यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने काफी क्वेश्चंस आपको बता भी दिए हैं। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, यहां पर ऑप्शंस थे, बताओ मैच करना था आपको। अब अगर आपको यही नहीं पता है इसका मतलब क्या है तो आप ये मैच कैसे करेंगे। केमिस्ट्री वाले ध्यान से सुनना, नेक्स्ट टाइम वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट टाइम वो ये कर सकता है कि वो यहां पर ऐसे रिएक्शन ना लिख के ऐसे लिख देगा डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, यहां पर लिख देगा और रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय मैग्नीशियम, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब कुछ ऐसी चीजें यूज करेगा। तो आपको फॉर्मूला मेकिंग जरूर आनी चाहिए। अगर आपने अब तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एटलीस्ट 15 मिनट, लास्ट लेक्चर की लास्ट 15 मिनट से आप एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको फॉर्मूला मेकिंग में प्रॉब्लम ना हो। मैं श्योर करता हूं कि आपको कोई भी फॉर्मूला बनाने में दिक्कत नहीं होगी अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये रिएक्शंस हमें समझनी है, इनके लिए हम क्या करें, अब इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन, नाम होगा वैसा ही काम होने वाला है। कॉम्बिनेशन जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, 2 चीजें यहां पर कंबाइन करने वाली हैं, यानी कि अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाएं
और हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स बने तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। या फिर ये कहिए सिंपल मॉलिक्यूल्स अगर आपस में मिक्स होके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दें तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास बनता है वाटर, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में रिएक्शन की और हमारे पास बनाया, तो ये भी हमारा अमोनिया बनाया, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और हमारे पास बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कभी भी अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें आपस में और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। बड़ा सिंपल सा सोबर सा एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही सिंपल सोबर सा क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वो भी लोग गलत कर देते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेटल जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, एक हाई रिएक्टिव मेटल होनी चाहिए, और वो किसी लो रिएक्टिव, यही सब सुनते हैं सारे और ये गलत है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। लो रिएक्टिव मेटल आयन को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। यानी कि हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल आयन को डिस्प्लेस करेगा। लो रिएक्टिव मेटल को नहीं, लो रिएक्टिव मेटल आयन को। मतलब क्या है इस बात का? मान लीजिए कि आपके पास है कॉपर सल्फेट, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है भाई, कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस अगर आप लेते हैं, ब्लू कलर का होता है ये, ओके। अगर आप इसमें एक आयरन नेल रख देते हैं, ये मैंने मान लीजिए लोहे की कोई कील जो है इसके अंदर रख दी है, अगर मैं इसके अंदर आयरन नेल रखता हूं तो ये आयरन इससे बना हुआ है, आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। मेटल से रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन डिस्प्लेस किसको करेगा? आयन को डिस्प्लेस करेगा। तो हमारे पास क्या होगा? आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट एक्वस, और हमारे पास बनेगा फेरस सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर, ओके। ब्राउन कलर का कॉपर जो है वो हमारे पास यहां डिपॉजिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, की आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। अब कहानी ये है कि क्या मुझे इतनी सारी रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी? भाई टोटल 118 एलिमेंट है, आपको कुछ भी दे सकता है, किसी भी तरीके की चीज मेंशन कर सकता है, तो आप इसे याद कैसे रखने वाले हैं? दूसरा सबसे बड़ा कलेश सुनो इसमें क्या होने वाला है, जो इस एग्जाम्पल में कलेश है उस पर तो आप ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। इसमें वो क्या करता है, वो अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं, आयरन प्लस कॉपर नाइट्रेट CuNO3 और हमारे पास बन जाएगा आयरन नाइट्रेट प्लस कॉपर। अब ये रिएक्शन ऐसे भी होती है, मतलब अगर मैंने कॉपर नाइट्रेट लिया होता, पानी में डिसॉल्व किया होता, तो उसकी जगह फेरस नाइट्रेट भी बन जाता और कॉपर भी बन जाता, मतलब सेम रिएक्शन होती, बस यहां पर ब्लू कलर था, पहले यहां पर ब्लू विट्रियोल इसे बोलते हैं, ब्लू कलर था, और ये हमारे पास ग्रीन कलर का बन रहा है जिसे हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। तो ये तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, लेकिन इसमें भी कलर अलग होगा, बाकी सारी चीजें सेम हो रही है। तो अब वो क्या करेगा, एग्जामिनर यहां पर एक गेम खेलता है, वो क्या करता है, वो आपको इसे ऐसे लिख के देगा, आयरन react with copper 2 positive aqueous give rise to Fe2 positive aqueous plus copper। बताओ क्या हो रहा है, बताओ किस तरीके की रिएक्शन है। अब ये क्या है, इसे मैं समझाता हूं आपको बड़ी आसान सी लैंग्वेज में। मान लो कि आप ग्राउंड में जाते हैं, आपने मान लो टिकट बुक की हुई है, क्रिकेट मैच है, आपने टिकट बुक की हुई है। अब आप बाई चांस पहुंच नहीं पाए, कोई भी वजह रही, आप मैच देखने पहुंच नहीं पाए, तो क्या वहां कोहली नाराज होकर बैठ जाएगा? ना भैया, मैं तो नहीं पर खेलूंगा आज, वो बंदा या वो बंदी तो आई ही नहीं है मैच देखने। ना, वो ऐसा नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि हम कौन है? हम हैं खाली टाइम पास करने वाले स्पेक्टेटर, जिसकी प्रेजेंस और एब्सेंस से 1% फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, ये है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, Fe रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट, दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट, टू गिव राइज FeSO4 प्लस कॉपर आयन, ओके। ये कहलाती है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ध्यान से सुनना भाई, मॉलिक्यूलर रिएक्शन।
अब इस मॉलिक्यूलर रिएक्शन में अगर मैं आयंस को हटा दूं, जैसे ही मैंने इसे वाटर में डिसॉल्व किया, ये टूट गया, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में डिसॉल्व हो गया वाटर में, तभी तो अलग हुआ। ये वाटर में प्रेजेंट है Fe2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। एक्वस जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था नेचर में ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट करेंगे, ना एटम एग्जिस्ट करेगा, ना ही आयंस एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करते हैं सबसे स्मॉल पार्टिकल जो एग्जिस्टेंस शो करता है वो है मॉलिक्यूल। तो ये बिना पानी के स्टेबल नहीं होंगे, रिएक्शन गलत हो जाएगी। अभी बताया था मैंने क्या क्या लिखना है आपको। तो ये बन गया कॉपर। अब ये सल्फेट आयन से कट गया सल्फेट आयन। अब मैथ थोड़ी है, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, आपने सल्फेट डाला है तो सल्फेट है भाई, खत्म कहां से हो गया। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मेरा काटने का मतलब यह है कि सल्फेट आयन के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। देखो आयरन में कोई केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज का मतलब क्या है? चेंज इन कंपोजिशन, फॉर्मूला चेंज जरूर होना चाहिए। कॉपर में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या सल्फेट में कोई चेंज हो रहा है? नहीं। जिस चीज में चेंज नहीं हो रहा मैं उसे अवॉइड कर रहा हूं। ऐसे आयंस जिनमें कोई चेंज नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। ये हम मैं भाई, ये कोहली है, ये रोहित शर्मा है, जो खेलेंगे ही खेलेंगे, चाहे हम जाएं या ना जाएं। हमारी जगह कोई दूसरा बैठ जाएगा, वो मैच देख रहा है। यानी कि यहां पर चाहे नाइट्रेट आयन हो, चाहे सल्फेट आयन हो, चाहे कोई भी चार्ज बैलेंसिंग वाला हो, प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। आई होप आपने पिछला लेक्चर ध्यान से सुना था। तो स्पेक्टेटर आयंस हैं, इनके होने ना होने से 1% भी फर्क पढ़ने वाला नहीं है। और इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ खेल असली के नकली। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से मैनेज किए जाते हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को लेके चीजों को अटकाया जाता है। अब इसी तरीके की एक रिएक्शन आपको मैं बताता हूं जिनको देख के आप केमिस्ट्री से डर के भागते हैं, अरे भाई ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। नहीं, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। MnO4 विल ऑक्सीडाइज। पहले मुश्किल सा बनाता हूं, पहले एग्जामिनर बनता हूं। देखो मैं क्या करने वाला हूं। मैं कहता हूं हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडाइड आयन को कन्वर्ट कर सकता है किसी सब्सटेंस X के अंदर। तो बताओ कि क्या होगा अगर मैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 डाल दूं। अब रिएक्शंस लिख देगा नीचे अलग अलग। सीधी सी बात है यार, KMnO4 जो है उसे आयनिक फॉर्म में लिख देगा MnO4 नेगेटिव, क्योंकि पोटेशियम तो आयन है। यहां पर ये रिएक्शन करेगा आयोडाइड आयन के साथ एसिड की प्रेजेंस में, और हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बनेगा आयोडीन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव में, और साथ के साथ बनेगा वाटर। ये रिएक्शन ऐसे लिखी होती है। ओवरऑल फंडा क्या था? ये Mn4 पॉजिटिव होता है, Mn4 पॉजिटिव बनेगा। ओवरऑल फंडा क्या था? ओवरऑल था KMnO4, और ये हमारे पास क्या था? मान लो कि कुछ भी था, पोटेशियम आयोडाइड मान लो, ये था हमारे पास H2SO4, और हमारे पास क्या बन गया? आयोडीन बन गया। यहां पर बन गया MnO2 बन गया, और साथ के साथ बन गया H2O। तो मतलब ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये हमारे पास कैसी है? आयनिक रिएक्शन है। तो स्पेक्टेटर आयंस को हटा देने से मॉलिक्यूलर रिएक्शन आयनिक रिएक्शन में बदल जाती है। एक्चुअल में उसमें सिर्फ वही स्पीसीज होती हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। यहां से क्वेश्चन भी फॉर्मेट हो सकता है कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं एक आयनिक और मॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो डिस्प्ले, अच्छा एक पॉइंट और नोट करिएगा, एक पॉइंट और नोट करिएगा, ये नोट करके लिखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट रखिएगा इसका भाई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑलवेज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑलवेज एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अभी मैं रिडॉक्स में समझा दूंगा ये कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। फिलहाल ये बात याद रखना कि जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करोगे तो वो हमेशा किसका एग्जांपल होगी? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होगी। अब एक पॉइंट और, अब ये कैसे याद रखें? अब मान लो कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया कि बताओ कौन सी रिएक्शन फिजिबल है। मान कुछ इस तरीके का मैं क्वेश्चन फॉर्मेट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, फिर आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक छोटी सी सीक्वेंस याद रखिएगा। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, साउथ अफ्रीका में जॉब करता है, ठीक है।
कहाँ जॉब करता है? साउथ अफ्रीका में एक जू में जॉब करता है, चिड़ियाघर में, और उसने आपसे कुछ जानवर मंगवाए हैं इंडिया से। तो उसने आपको लेटर लिखा हुआ है। क्या लेटर लिखा है? प्लीज भाई सेंड लायन, कैट, मंकी एंड जेब्रा into the company NTL of hot country। ठीक है, अब तुम भेज नहीं पाए तो तुमने कहा एजी आओ पीटो, अजी आओ पीटो, मार ले भाई, अपने पास जानवर नहीं है भेजने के लिए। अब देखो, प्लीज पोटेशियम, भाई बेरियम, सैंड सोडियम, लायन लिथियम, कैट कैल्शियम, मंकी मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, जिब्रा जिंक, इनटू आयरन, द से कैडमियम, कंपनी से कोबाल्ट, एन से निकल, टी से टिन, एल से लेड, हॉट से हाइड्रोजन, कंट्री से कॉपर। ये सीक्वेंस बन गया भाई। ये सीक्वेंस है रिएक्टिविटी सीरीज का। जितनी भी मेटल आपके एग्जाम में यूज हो सकती हैं उन सभी मेटल्स का ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जो मेटल जितनी ज्यादा ऊपर है उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी, यानी कि ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकती है, नीचे वाली मेटल ऊपर वाली को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जा सकता है। पूछा गया है आर टेट जैसे एग्जामिनेशन में, रीट जो होता है ना उस तरीके के एग्जाम से मैंने क्वेश्चन उठाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल, इस तरीके का क्वेश्चन था। क्या कर रखा था उसने रिएक्शन करवाई हुई थी, जैसे जिंक की रिएक्शन करवाई हुई थी कॉपर सल्फेट के साथ, और लिखा था बताओ ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, ए बी सी डी इस तरीके के ऑप्शन है। एक ऑप्शन, मुझे ऑप्शन याद नहीं है तो मैं खुद फॉर्मेट कर रहा हूं। मान लो कि एक रिएक्शन है जिसमें सोडियम की रिएक्शन हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक रिएक्शन है जिसमें कॉपर की रिएक्शन हो रही है आयरन सल्फेट के साथ, और एक रिएक्शन मान लो कि मैग्नीशियम की है जो रिएक्ट कर रहा है जिंक नाइट्रेट के साथ। तो इनमें से कौन सी फिजिबल है? अब देखो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखेंगे कॉपर से काफी ऊपर है, तो ये तो डिस्प्लेस कर देगा इसे। सोडियम डिस्प्लेस कर देगा कैल्शियम को, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता है आयरन को, यानी कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है और ये तीनों रिएक्शन फिजिबल है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स को जरूर प्रिपेयर करिएगा, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत जरूरी एग्जाम्पल्स हैं। एंड आई होप कि आपको ये ट्रिक जरूर काम आएगी, ये सीक्वेंस आपको जरूर याद आएगा। प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ट्रिक फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि दोनों आयंस एक्सचेंज करेंगे। कैसे? यहां पर हमारे पास होंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, दोनों क्या होंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन। पिछली रिएक्शन में क्या था डिस्प्लेसमेंट में? एक मेटल एटम एक आयन को, मेटल आयन को डिस्प्लेस कर रहा था। यहां पर दोनों सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं तो दोनों में आयंस प्रेजेंट होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस, यानी कि पानी में मैंने डिसॉल्व किया है, पोटेशियम क्लोराइड एक्वस। अब इसे देखो ब्रेक कर दो, ये टूट जाएगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ये ब्रेक हो जाएगा Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव में। ये कैटायन इस आयन के साथ, ये कैटायन इसके साथ, तो क्या बना? KCl एक्वस प्लस K पोटेशियम जुड़ा NO3 के साथ, तो हमारे पास बना पोटेशियम नाइट्रेट प्लस AgCl। यहां व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट इसके बन जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दोनों आयन से डिस्प्लेस हो गई, ये आयन इसके साथ, ये आयन इसके साथ, इसीलिए क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट, ये कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं होंगी। डू रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PYQs में आया हुआ क्वेश्चन है। डबल डिस्प्लेसमेंट कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं होंगी, क्योंकि किसी के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ आयंस का
एक्सचेंज हो रहा है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि अगर किसी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो फिर वो केमिकल चेंज ही नहीं होगा। याद है सल्फेट से सल्फेट को मैंने हटा दिया था। सल्फेट से जब मैंने सल्फेट को काटा तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर आयन यूं का यूं उधर जा रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो स्पेक्टेटर आयन है। तो क्या ये स्पेक्टेटर आयन नहीं बनेंगे? क्या हम ये नहीं कह सकते ये तो पूरी रिएक्शन कैंसिल आउट हो गई और ये एक केमिकल चेंज ही नहीं है? मैं आंसर एक्सपेक्ट करता हूं केमिस्ट्री वालों से खासकर कि प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने से पहले वो वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं कि क्या ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक केमिकल चेंज है। क्योंकि ये तो 100% श्योर है जो मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया कि जब आपके पास आयन यूं का यूं आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो स्पेक्टेटर आयन है, वो केमिकल चेंज में इन्वॉल्व नहीं है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आई होप कि मुझे केमिस्ट्री वाले आंसर करेंगे वीडियो को पॉज करके। तो यहां पर एक्चुअल में फंडा क्या है, देखो यहां पर ना ये व्हाइट पीपीटी बन रही है, यानी कि ये अपने आप को किस में बदल रहा है, सॉलिड में। यहां पर दोनों ही एक्वस थे। एक्वस का मतलब है दोनों ही पानी में घुले हुए थे, यानी कि दोनों की ही स्टेट क्या थी, लिक्विड। कोई चीज सॉलिड कब बनती है, याद रखिएगा ये पॉइंट, कोई चीज सॉलिड तब बनती है जब उसकी लैटिस एनर्जी जिसकी वजह से वो जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गया है, ज्यादा होती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी से। तो यहां पर एक्चुअल में एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। और फिर से याद करिए पिछला लेक्चर मैंने बताया था जब भी केमिकल चेंज होगा वहां पर एनर्जी की एक्सचेंज इन्वॉल्वमेंट एटलीस्ट जरूर होगी। कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। तो पुराने आयनिक बॉन्ड टूटे हैं, नए आयनिक बॉन्ड बने हैं। माना कि आयंस में एक्सचेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऑब्जर्वेबल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एनर्जी का तो भैया चेंज हो रहा है ना, एनर्जी तो रिलीज हो रही है, गेन हो रही है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यस इट इज अ केमिकल चेंज, स्टिल इट इज अ केमिकल चेंज। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स का एग्जांपल नहीं होती है, रिडॉक्स रिएक्शन का कभी भी एग्जांपल नहीं होंगी, लेकिन केमिकल चेंज का एग्जांपल जरूर होती हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल अगर आप चाहें तो मैं इसका बता सकता हूं। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम्पल डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल और यहां पर मेंशन कर देता हूं। क्या है एग्जाम्पल दूसरा हमारे पास? ये एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 और इसकी रिएक्शन करवाई गई है बेरियम क्लोराइड के साथ। ये एक्वस है, ये एक्वस है, तो हमारे पास बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये इसके हमारे पास बनेंगे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट और ये हमारे पास होगा एक्वस। क्लियर? दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कहीं ना कहीं छुपा के लिखा हुआ एग्जांपल था, इसलिए मैंने इसे लिखा है ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो जाएगा बाय चांस अगर कहीं दिख जाए तो। एक और एग्जांपल है, उसमें अमोनियम सल्फेट लिया हुआ है, यहां पर अमोनियम सल्फेट और उसकी रिएक्शन करवाई गई है बेरियम क्लोराइड के साथ। तो सिंपली क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, यहां पर बनेंगे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट अलोंग विद अमोनियम क्लोराइड विच इज सोल्यूबल इन वाटर, एक्वस। तो ये भी हमारे पास किसके एग्जांपल हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। दो और एग्जांपल हैं जो एनसीईआरटी से हैं, इसीलिए एग्जाम में डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपकी हेल्प के लिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। तो इस तरीके की अगर चीजें हो जाएं तो समझिएगा कि क्या है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस के ऊपर। क्या है डीकंपोजिशन? पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है एक बार देख लेते हैं। When a crystal of lead nitrate are heated, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। डीकंपोजिशन रिएक्शन है व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। क्यों भैया ड्राई टेस्ट ट्यूब क्यों होनी चाहिए? अ ब्राउन रेजिड्यू इज लेफ्ट, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर, कैसे क्वेश्चन है? चलो इसको देखते हैं भैया। पहले मैं आपको डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में बता देता हूं, क्वेश्चन तो तभी सॉल्व कर पाएंगे आप, तभी इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस भी आपको पता लगेगी कि ये ज्यादा शाणे लोग इसमें कैसे फंसे थे। मुझे याद आ गया ये क्वेश्चन कहां था, कैसे था। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं
डीकंपोजिशन रिएक्शंस की। बॉन्ड जब भी दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि बॉन्ड जब भी बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अब मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन हमेशा किसके एग्जांपल होंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। नोट कर लेना भाई ये पॉइंट, है ना, बड़ा मिक्स मैच करके मैं बता रहा हूं तुम्हें। मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, तुम कोई भी बुक पढ़ लो, तुम्हें अगर इंटर रिलेटेड चीजें पढ़ाई गई हूं और क्वेश्चन देखो तुम, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पे हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है और एग्जाम्पल किसके हैं? कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, हमेशा 4 नीचे ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन बाकी रिएक्शन से होते हैं, फिर उनमें से सबमिशन के लिए बनाया जाता है। अगर आप डायरेक्टली पढ़े जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, आप हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बट मैं ये गारंटी देता हूं आप 100% श्योर तो नहीं होने वाले। वहां पे थोड़ी ना थोड़ी एम्बिग्यूटी तो वहां पर बनेगी। इसीलिए मैं इस सीरीज का मेरा मेन मोटो ये था कि मैं इंटर रिलेटेड लोगों को चीजें पढ़ा सकूं कि कैसे कंसेप्ट को इंटर रिलेट किया जाता है। अब सीधी सी बात है, डीकंपोज करना है, किसी चीज को तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी देते हैं तब आप उसे एंडोथर्मिक भी बोल देते हैं। तो 100% गारंटी है कि ये किसका एग्जांपल होने वाली है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। अब एनर्जी के सोर्सेज देखो आपके पास क्या क्या हैं। क्या क्या सोर्सेज हैं आपके पास एनर्जी के? एनर्जी के 3 सोर्स हैं आपके पास। सबसे पहले तो है अपने सूर्य देवता, दूसरा है अपने पास इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा है अपने पास हीट। आग जलाओ, गर्मी पैदा करो। अब सबसे ज्यादा एनर्जी किसके अंदर होती है? सन के अंदर। सन के अंदर है क्या सबसे एनर्जी? हाँ, सन के अंदर है, बट जो अमाउंट हमें मिल रही है वो ज्यादा नहीं है। पर यूनिट एरिया अगर बात करें तो सन की एनर्जी ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रिसिटी की, फिर होगी हीट की, और उसके बाद हो जाएगी सन की। यानी कि वो रिएक्शंस जिन्हें आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है, जिन्हें लेस अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उन्हें हम सन से हेल्प करेंगे। डीकंपोज करना है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ने वाले हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो अब एक एक करके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है भाई, डीकंपोजिशन है तो ब्रेक करना है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में। फोटोकेमिकल का मतलब ये है कि हम ये सारा काम सनलाइट की हेल्प से करने वाले हैं। अब सन ओवरऑल अर्थ पे तो बेशक बहुत ज्यादा एनर्जी भेज रहा हो, लेकिन एक यूनिट एरिया में तो कमी है ना। इसका मतलब इससे सिर्फ वो मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड जैसे मॉलिक्यूल्स। अब सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में देखेंगे, इट विल ब्रेक इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। क्लोरीन जो कि ग्रीन कलर की पॉइजनस गैस होती है, और अगर सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें तो ये ब्रेक हो जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में। ब्रोमीन जो कि ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनाता है, लिक्विड बनाता है। क्लोरीन का कैसा कलर था? ग्रीन कलर, पॉइजनस गैस है। अच्छा, दोनों ही केसेस में एक बात और याद रखिएगा कि कई बार सिल्वर को एग्जामिनर एग्जाम में सिल्वर कलर ना लिख के डार्क ग्रे कलर लिख देता है या ब्राइटिश ग्रे कलर लिख देता है। तो अगर ग्रे कलर मेंशन कर दे तो कोशिश करेगा कि आपके पास जो जंक्शन है वो किसको लेके चल रहा है? सिल्वर मैटर को लेके चल रहा है। दूसरा, इस क्वेश्चन को और कैसे फॉर्मेट किया जाता है? इसे रिलेट किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी से। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी से एक्चुअली क्या होता है, जैसे आजकल तो हम डिजिटल फोटोग्राफी यूज कर रहे हैं, पहले क्या होता था? पहले नेगेटिव्स आते थे, रील्स आते थे, एक फोटोग्राफिक प्लेट आती थी, यानी कि लाइट सेंसिटिव प्लेट आती थी। उस लाइट सेंसिटिव प्लेट के ऊपर जब लाइट गिरती थी तो वहीं पर वो अपने निशान छोड़ देती थी, यानी कि फोटोज बन जाती थी उसी पोर्शन में। और फिर उसे सिल्वर ब्रोमाइड के एक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता था, जिससे कि उससे फोटो जनरेट होती थी। यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का जो सॉल्यूशन है वो यूज किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, क्योंकि ये भी लाइट सेंसिटिव है और लाइट सेंसिटिविटी के हिसाब से ही ये क्या बना पाता था? फोटोज बना पाता था। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में जो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है वो है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। ये है एनसीईआरटी में। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन गैस में। अब ये कहां पर यूज होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। साथ ही साथ ये माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। माइक्रोबियल ग्रोथ को
क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। यानी कि ईयर इन्फेक्शन है नॉर्मल सा, या एक्सीडेंटल कोई वुंड है, तो उसे क्लीन करने के लिए डॉक्टर कई बार क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड डालता है। देसी लैंग्वेज में अगर बात करें तो कई बार लोग ये कहते हैं हाइड्रोजन से साफ कर ले, तो वो हाइड्रोजन नहीं होता, वो एक्चुअल में क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। और ये बहुत पुराना हो तो फिर ये काम नहीं करता, क्योंकि सनलाइट की वजह से ब्रेक हो जाएगा वाटर और ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन यानी कि हीट की हेल्प से आप चीजों को तोड़ने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है वो यहां से आया हुआ है, तो अब मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं, या उस स्लाइड को लेके एक बार आपको समझा देता हूं। देखो थर्मल डीकंपोजिशन क्या होगा, यानी कि आपको हीट करना है और चीजें ब्रेक हो जाएंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं, हीट का सिंबल क्या है, ट्रायंगल, तो ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या मुझे ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, क्या रटनी पड़ेगी, नहीं, अभी एक तरीका बताता हूं, सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी। दूसरा, मान लो मेरे पास है लेड नाइट्रेट, अगर लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हैं तो ये डीकंपोज हो जाएगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस में। अगर मेरे पास फेरस सल्फेट है, अगर मेरे पास है फेरस सल्फेट, इसे हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड अलोंग विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो गैसेस हमारे पास बनेंगी। तो यहां से एक बेसिक सा फंडा मैं आपको बताता हूं, अगर कभी भी आपको कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट या फॉस्फेट मिल जाए तो आपको क्या करना है, उसके आगे जो मेटल जुड़ी हुई है उस मेटल को आपने कन्वर्ट कर देना है ऑक्साइड में। जैसे कैल्शियम था तो कैल्शियम ऑक्साइड बना दो, लेड था तो लेड ऑक्साइड बना दिया, आयरन था तो फेरिक ऑक्साइड बना दिया, और साथ ही साथ ये तो क्या बन गया है हमारे पास, इसे हम बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। और साथ के साथ क्या करो, रिलेटिव गैस निकाल दो। रिलेटिव गैस का मतलब उससे मिलती जुलती जो गैसेज हैं, जैसे सल्फेट में से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल जाएगी, नाइट्रेट में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल गई, एक ऑक्सीजन बच गई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने जुड़ के क्या बना लिया, ऑक्सीजन एटम्स ने जुड़ के क्या बना लिया, ऑक्सीजन गैस। यहां से कौन सी गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात इंपॉर्टेंट, सोडियम कार्बोनेट डीकंपोज नहीं होता है। अगर आप सोडियम कार्बोनेट को थर्मल डीकंपोज करने की कोशिश करेंगे तो वो डीकंपोज नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। बाकी अगर आपको कार्बोनेट, नाइट्रेट या सल्फेट मिल जाए तो मेटल ऑक्साइड और साथ के साथ क्या कर देंगे, रिलेटिव गैस निकाल देंगे। अब हमारे पास आते हैं एक बार स्टेटमेंट्स पर, जो हमारे पिछले क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स थी वहां पर, उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया था यहां पर पूछा गया था कि अगर आपके पास, एक मिनट में इसको क्लीन कर देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर आप लेड ऑक्साइड के, लेड नाइट्रेट के किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं, वो भी ड्राई टेस्ट ट्यूब में, तो टेस्ट ट्यूब को हीट करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है, इसके बारे में हमें बात करनी है। देखो, ब्राउन रेजिड्यू इज लेफ्ट। मैंने क्या किया था, अभी मैंने आपको बताया कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये ब्राउन कलर की होती है, तो इसका मतलब ब्राउन रेजिड्यू तो बच ही नहीं रहा है। रेजिड्यू तो क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब में बच गया, ये तो गैस है, ये तो बाहर निकल गई, ये ऑक्सीजन है, ये भी गैस है, ये भी बाहर निकल गई। तो ब्राउन कलर के अगर फ्यूम्स लिखा हो, अभी देखना कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, ब्राउन कलर के अगर फ्यूम्स लिखा हो तो बाकी ऑप्शंस गलत हो जाते, ये कहीं ना कहीं सही हो जाता, मतलब एग्जामिनर इसे बैलेंस कर देता। व्हाइट फ्यूम्स अपीयर, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्रिस्टल इमीडिएटली वेपराइज, क्रिस्टल्स तो इमीडिएटली वेपराइज हो ही नहीं रहे हैं। वेपराइज कब होते हैं, जब हमारे पास कोई सबलाइम सब्सटेंस बनता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड अगर प्रोडक्ट है, कैम्फर अगर कहीं पर प्रोडक्ट है, वो सबलाइम होते हैं। लेड ऑक्साइड एक सॉलिड है जो सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं दिखाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। येलो रेजिड्यू इज लेफ्ट, तो क्या मुझे कलर रटने पड़ेंगे या अगली बार यहां पर कोई चेंज हो सकता है। लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये रेड
कलर रेड कलर का होता है और येलो कलर का होता है। यहां पर दो फॉर्म होती हैं, एक होती है अल्फा फॉर्म और एक होती है बीटा फॉर्म। लेड ऑक्साइड की दो स्टेट मिलती हैं, अल्फा और बीटा। एक का कलर रेड होता है और एक का येलो होता है। येलो कलर कब आएगा? जब टेम्परेचर हाई होगा, जब आप उसे स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। और यहां पर देखिए मेंशन किया हुआ है हीटेड स्ट्रांगली। अगर आप हीट नहीं कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट अगर नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास कैसा कलर आ सकता है? रेड कलर। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कहीं ना कहीं एग्जाम में इस चीज को मेंशन कर दिया जाए कि रेड कलर के या डार्क ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे या येलो कलर के। हो सकता है आप ब्राउन को तो हटा दें, क्योंकि यहां पर तो देख लिया आपने, लेकिन ब्राउन, ये बात याद रखिएगा, ब्राउन आंसर हो सकता है अगर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें। तो एक ही क्वेश्चन में देखो कितने सारे कंसेप्ट यहां पर छुपे हुए थे। बेसिक क्वेश्चन है और 10th लेवल का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे पास रहा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो है हमारे पास थर्ड पॉइंट, डीकंपोजिशन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। मैं सबसे पहले आपको दो चीजों की इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूं, एक वाटर की और दूसरा NaCl की। देखो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन कैसे करते हैं। हम एक कंटेनर लेते हैं, मान लो कि मैंने यहां पर वाटर फिल कर दिया, मैं इसे इलेक्ट्रिकल स्विच से जोड़ूंगा। ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव। मैंने जिसे पॉजिटिव एंड से जोड़ा वो कहलाएगा एनोड, और जिसे मैंने नेगेटिव एंड से जोड़ा वो कहलाएगा कैथोड। तो एक हमारे पास एनोड है और दूसरा हमारे पास कैथोड है। ये हम डिसाइड करते हैं, जिसे जोड़ा गया है उसी हिसाब से। तो एनोड के ऊपर क्या होगा? देखो वाटर ब्रेक हो जाएगा दो चीजों में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। मैंने पहले ही बताया था कि दुनिया में कभी भी कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में नहीं रहना चाहती। हर एक चीज अपने आप को न्यूट्रल करना चाहती है, स्टेबल करना चाहती है। तो पॉजिटिव पार्ट जो है वो भागेगा नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पार्ट भागेगा पॉजिटिव की तरफ। प्रोडक्ट क्या बनाए, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनोड पर देखो क्या होगा, एनोड पर कौन गया? OH नेगेटिव। सबसे पहले आपको डिस्चार्ज करना है, यानी कि चार्ज हटा देना है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया रिलीज। तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ आएंगे घूम के अब यहां पे, लेकिन ये तो स्टेबल है ही नहीं। फिर से दूसरा OH लो, ये OH आएगा और यहां पर फिर से बन गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये भी स्टेबल नहीं है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये दो OH आयन जो है यहां पर मिक्सअप हो जाएंगे और हमारे पास इन दोनों को मिला के बनेगा वाटर। लेकिन ओवरऑल हमारा मॉलिक्यूल अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है, तो फिर से क्या होगा? OH आयन आएगा, फिर से OH में बदलेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक OH आयन आएगा, फिर से OH प्लस इलेक्ट्रॉन। आपको तब तक प्रोसेस चलानी है जब तक चीजें स्टेबल नहीं हो रही हैं, अपने आप प्रोडक्ट बन जाएगा। अब फिर से देखो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा फिर से वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। ये मिलके क्या बना लेंगे? वाटर मॉलिक्यूल। और ये दोनों ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे? दोनों ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बना देंगे? O2। ये आपको तो स्टेबिलिटी तक जाना था। तो ओवरऑल आपके पास 4 हाइड्रोक्साइड आयन थे, जिन्होंने मिलके क्या बनाए? 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया और रिलीज किए 4 इलेक्ट्रॉन। ये 2 वाटर मॉलिक्यूल फिर से डीकंपोज हो जाएंगे, प्रोसेस चलती रहेगी और हमारे पास एनोड पर एक्चुअल में कौन सी गैस निकल रही है? ऑक्सीजन गैस। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड की तरफ कौन गया है? कैथोड की तरफ गया है H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन एटम में बदल जाएगा, लेकिन एटम तो स्टेबल है ही नहीं। फिर दूसरा H पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन में बदल जाएगा। ओवरऑल 2 H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। एग्जाम में क्या पूछेगा? Which reaction is favorable at cathode during the electrolysis of water? भाई कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? ये वाली या फिर ये वाली? ऐसे रिएक्शन आपसे डायरेक्टली पूछी जाएगी। या फिर ये पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन पर मोल रिलीज हो रहे हैं। अगर आप केमिस्ट्री स्टूडेंट है तो आपके लिए पीजीटी लेवल पर ये क्वेश्चन बन सकता है, पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन गेन या रिलीज हो रहे हैं एनोड या कैथोड के ऊपर। तो पर मोल में तो डिफरेंस होगा, ओवरऑल हमेशा इलेक्ट्रॉन
बैलेंस होते हैं। यानी कि जब भी आपको किसी भी चीज की इलेक्ट्रोलिसिस करनी हो तो आपको क्या करना है, चीजों को तोड़ देना है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में। पॉजिटिव को लेके जाओ नेगेटिव के पास और न्यूट्रलाइज कर दो, जो सबसे स्टेबल न्यूट्रल प्रोडक्ट उसका बन रहा है। सिमिलरली नेगेटिव को लेके जाओ पॉजिटिव के पास, उससे भी जो सबसे स्टेबल न्यूट्रल प्रोडक्ट बन रहा है वो बना दीजिए, देयर विल बी रिएक्शन। NaCl को अगर आप तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा सोडियम और क्लोरीन गैस में। तो सोडियम जो कि Na पॉजिटिव था, क्लोरीन जो कि Cl नेगेटिव था, तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव यानी कि कैथोड के पास जाएगा। तो ये बनेगा कैथोड के ऊपर और क्लोरीन हमारे पास बनेगा एनोड के ऊपर। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। एनोड कैथोड पर हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, आयंस वहां पर डिस्चार्ज होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं। बाकी डिटेल में और अगर इसका कंसेप्ट आएगा तो हम मेटल से रिलेटेड जब बात करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, वहां पर हम इसके बारे में और बात करने वाले हैं। तो ये था हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शंस और उनके मीनिंग कैसे डिफर करेंगे। जो डिफिकल्ट, देखो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स मेनली या स्ट्रांगली अटैच्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ रहा हूं। जो सिंपल से मॉलिक्यूल थे उनको मैंने थर्मल और हीटिंग इफेक्ट से, थर्मल और फोटोकेमिकल इफेक्ट से ही क्या कर दिया, डीकंपोज कर दिया। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ रिएक्शंस हमारे पास आती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। रिडॉक्स दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो है हमारे पास रिडक्शन और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीडेशन। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होती हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं होंगी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होंगी। दो रिएक्शन, एक तो कंबशन रिएक्शन यानी कि जब हम चीजों को जलाते हैं, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमेशा रिडॉक्स का ही एग्जाम्पल होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं होती। क्या मतलब है, इसके लिए हमने रेफरेंस बनाया है। पहला रेफरेंस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, जब ऑक्सीजन, मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं। हमारे पास है ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। तो ऑक्सीजन को अगर ऐड करोगे तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को रिमूव करोगे तो इसे बोलेंगे रिडक्शन। यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ हो रहा है हाइड्रोजन में उसका अपोजिट हो जाएगा। हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो रिडक्शन। दूसरी बात, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट में उल्टा होता है। मान लो कि किसी इंसान के पास 1 करोड़ रुपए है, वो है अमीर आदमी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हूं गरीब आदमी। मैंने उससे 1 करोड़ रुपए ले लिए, तो अब मैं क्या हो गया, अमीर। मैं किसकी वजह से अमीर हुआ, उस इंसान की वजह से। वो खुद क्या हो गया, गरीब। ये केमिकल चेंज हुआ, एक प्रोसेस हुई, एक चेंज हुआ ना, चेंज के बाद वो क्या हो गया, गरीब। मैं क्या हो गया, अमीर। किसकी वजह से, उसकी वजह से। तो वो कौन है, अमीर बनाने वाला एजेंट। मैं कौन हो गया, गरीब बनाने वाला एजेंट। तो वही चीज है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे का रिडक्शन किसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद तो रिड्यूस हो गया तो सामने वाला क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इसने ऑक्सीजन दी तभी तो इसने ऑक्सीजन ली, तो ये कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम अपोजिट बोलते हैं। जैसे अगर मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा रिडक्टेंट बताओ भैया, या वो आपसे पूछेगा ऑक्सीडेंट बताओ। तो ऑक्सीडेंट कौन हो जाएगा, देखो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। ऑक्सीजन यहां पर खुद क्या बन जाएगा, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट।
दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं KMnO4 और K2Cr2O7, ये दोनों याद रखिएगा। कंसंट्रेटेड, एक पॉइंट और जो यहां पर याद रखने वाला है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 and concentrated HNO3 both act as strong oxidizing agent। ये भी याद रखिएगा। ये चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि किस तरीके से आप ऑक्सीडेंट फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से रिडक्टेंट फाइंड आउट करेंगे, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसके अलावा बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा TGT लेवल पर डिफिकल्ट क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन से नहीं पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी एक बात और बता देता हूं मैं, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, इंक्रीज, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब वहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। जैसे हमारे पास क्या था, आयरन ने देखो कॉपर के साथ रिएक्शन की थी। अब मैं इसे बस सिर्फ आयनिक इक्वेशन में लिख रहा हूं, तो हमारे पास बना था Fe2 पॉजिटिव और साथ के साथ बना था कॉपर। तो देखो आयरन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या है, ये ऑक्सीडेशन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहां पर ये है रिड्यूसिंग एजेंट और ये है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए मैं कह रहा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होंगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा ही आपके पास एक मेटल कैटायन दूसरे मेटल एक मेटल एटम दूसरे मेटल कैटायन को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, और जो कि रिएक्टिविटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। यहां से कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सारे क्वेश्चंस में यहां करवाऊंगा तो भाई बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसीलिए मैंने कुछ चीजें असाइनमेंट में ऐड कर दी हैं। अगर आपको वहां पर कोई डाउट लगेगा तो डेफिनेटली मैं आपके डाउट्स जरूर सॉल्व करूंगा, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इजी वे में मैंने पिछली असाइनमेंट भी 4 ऑप्शन बेस्ड सॉल्व करके भेजी है, जिसमें मैंने सारे ऑप्शन सॉल्व किए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि जो आंसर है सिर्फ वही क्यों आंसर है, बाकी को कैसे नेग्लेक्ट करना है। क्लियर? तो ये हमारे पास किसके बारे में था, रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सोथर्मिसिटी वर्सेस एंडोथर्मिसिटी। हर साल एक क्वेश्चन कुछ न कुछ रहता है, बट मैं फिर से कह रहा हूं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस को समझने के लिए आपको पीछे वाली रिएक्शंस का जरूर आइडिया होना चाहिए। तो एंडोथर्मिक सिंपल सी बात है, मैं कुछ चीजें बता देता हूं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में, थोड़ी सी PGT लेवल पे भी काम आएंगी, यहां पर भी समझने वाली चीज है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब है, मान लो कि ये आपका रिएक्टेंट है, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी है। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो प्लीज समझिएगा, इन टर्म्स को समझिएगा। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस किए बिना कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जो ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन इसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो आप बाहर से सप्लाई करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होती है। इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। प्लीज याद रखिएगा, कभी भी दुनिया में किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वरना तो रिएक्शन अपने आप हो जाती। ओके, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। अब देखो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, यानी कि अगर हम कहें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो हीट क्या होगी, हीट विल बी रिलीज्ड, हीट विल बी रिलीज्ड, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे कंफ्यूजिंग होती है। आप क्या पढ़ के जाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकल रही है, वो क्या पूछेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व पर प्रोडक्ट नीचे लाई करेगा और रिएक्टेंट ऊपर लाई करेगा, पहली चीज। दूसरा, अगर आप
रिएक्टेंट के अलावा अगर आप कैटालिस्ट का यूज करते हैं, तो एक चीज और बता देता हूं, कैटालिस्ट कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिचुएशन को नहीं बदलता। अगर आप रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट ऐड करते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, जैसे बॉडी में एंजाइम्स हैं बायोकैटालिस्ट, तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कभी चेंज नहीं करते, वो सिर्फ रास्ता बदल देते हैं, सिर्फ इस पाथ को चेंज कर देते हैं। यानी कि ये एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को बेसिकली क्या कम करता है, कम। तो कैटालिस्ट याद रखिएगा, कैटालिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये हो गया डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन टीजीटी लेवल पर। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, अगर यही चीज हम किसके लिए बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बाकी चीजें बदलेंगी, बाकी चीजें सेम रहेंगी। मान लो ये मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये मेरे पास एनर्जी है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और कभी भी क्या कोई चीज हाई पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे रहना चाहती है, नहीं। मैंने पिछली बार ही बताया है, हर एक चीज, स्टेबिलिटी का मतलब ही ये है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। यानी कि रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में तभी बदल पाएंगे जब आप कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तो रिएक्शन अपने आप ही रुक जाएगी। तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी की ये वैल्यू है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। कैटालिस्ट अभी भी अपना सेम काम करेगा, वो सिर्फ पाथ को अल्टर करेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करेगा। एनर्जी देनी पड़ेगी, बस रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एग्जाम के लिए मुझे क्या खास बातें याद रखनी है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा कुछ जर्नल एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल जो आपसे बार बार पूछे गए हैं एनसीईआरटी बुक्स के अंदर। मैं वो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डीकंपोजिशन, डीकंपोस्ट, फॉर्मेशन ऑफ डीकंपोस्ट, चीजों का मरने के बाद गल सड़ जाना, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। जब आप किसी चीज को मेल्ट करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के एग्जांपल हैं। जहां पर भी आपको कूलिंग इफेक्ट होगा, जहां पर भी आपको ठंडा लगेगा, तो कूलिंग इफेक्ट कहीं पर भी अगर आ रहा है तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक है। हीटिंग इफेक्ट अगर कहीं पर आ रहा है तो वो रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है। कंबशन रिएक्शन हमेशा ही एक्सोथर्मिक होती हैं। एसिड बेस की रिएक्शन है वो भी एक्सोथर्मिक होती है। अब देखते हैं यहां से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन एग्जांपल्स के साथ मैं दो एग्जांपल दिखाता हूं, दोनों सेम रिपीटेड हैं, टीजीटी साइंस एग्जामिनेशन में ही रिपीटेड हैं। एक बार दोनों क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये था पहली बार जब क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। आ गया ना भाई, मैंने कहा था ना कि इसके सारे एग्जांपल पिछली रिएक्शन से होते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन है क्विकलाइम के साथ। क्विकलाइम क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, अभी पढ़ाया था भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, टेम्परेचर चेंज में एनर्जी रिलीज होगी। ओके दूसरा मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट कर रही है, ऑब्वियसली ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। इवेपोरेशन, ये भी क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को पानी में डालो या पानी को एसिड में डालो, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। बस एक कम एक्सोथर्मिक होती है, एक ज्यादा। कैसे याद रखेंगे, हर चीज में पानी मिलाते हैं, लेकिन इस केस में पानी के अंदर एसिड मिलाया जाएगा। याद रखिएगा, दूध वाला क्या करता है, दूध में पानी मिलाता है, हम क्या करेंगे, पानी में एसिड मिलाएंगे। तो ये फेवरेबल है। अगर नीचे एसिड लेंगे और ऊपर से पानी डालेंगे तो वो ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, इसीलिए उल्टा करते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी हो गई, ए और डी। कहां पर है, थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट होगा। सेम क्वेश्चन हमारे पास फिर से रिपीट हुआ, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं था। एक दो स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत कहीं कोई माइनर सा चेंज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम,
डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से वेपर में जा रहे हैं, हाई एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं ना, रिएक्टेंट की कम काइनेटिक एनर्जी है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। डाइल्यूशन और क्विकलाइन यानी कि ए और बी, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आपको बेसिक जनरल लाइफ वाला एग्जांपल याद रखने हैं कि कौन से एक्सोथर्मिक के हैं, कौन से एंडोथर्मिक के हैं। क्लियर। लास्ट टॉपिक पर आते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, कोई भी फूड आर्टिकल अगर आपके पास है, इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा, वही याद रखिएगा बस। फूड आर्टिकल है, ये एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, फूड आर्टिकल खासकर जिसके अंदर क्या हो, ऑयल हो, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाते हैं फैटी एसिड, क्योंकि ऑयल कैसे बना है, फैट से बना हुआ है, तो ये क्या बना लेंगे, फैटी एसिड, जिसकी वजह से खाना ईडेबल नहीं रहता, यानी कि आप उसे खा नहीं सकते और फाउल स्मेल आती है। ये प्रोसेस रेंसिडिटी कहलाती है। अब रेंसिडिटी किस वजह से हो रही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी तरीके से इस ऑक्सीजन को रोक लिया जाए तो फैट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे और हमारे पास खाना बच गया। तो खाने को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है, खा जाओ, जैसे ही पकोड़े बनाए सारे निपटा दो, यानी कि जैसे ही आपके पास क्या हो, फ्राइड फूड हो, तो उसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रखेगा। ये तो हो गया सबसे पहला तरीका, लेकिन सारा खा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रोकना है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को हटा दो। क्या करो भाई, जैसे चिप्स का पैकेट है, हमें लगता है कि वो फुला के भेजा हुआ है, जो भी चिप्स की कंपनी है यहां पे, लेकिन एक्चुअल में वो क्या करते हैं, दे फ्लश नाइट्रोजन इनटू इट। जब आप हाई प्रेशर पर इसके अंदर नाइट्रोजन डालेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी और उसके बाद साथ के साथ आप इसे सील कर देंगे। नाइट्रोजन एक दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक मतलब जिसमें 2 एटम है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी है 947 किलो जूल पर मोल। यही बस दिक्कत है, वरना तो सब मोह माया है, काम ही बन गया था। सिर्फ सांस लेने थे तेज और हमारे 6 पैक निकल जाते, क्योंकि प्रोटीन के लिए तो हम मरे जा रहे हैं। अगर हम एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को कंज्यूम कर पाते तो सोच के देखो कितना गजब होता। 78% नाइट्रोजन हमारे सराउंडिंग में है और सिर्फ नाइट्रोजन को इनहेल करने से हमारी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी खत्म हो जाती, खाने का झंझट खत्म, एचटैट का झंझट खत्म, आराम से बस छत पे गए, सांस लिया, काम बन गया। तो सब कलेश इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हम इसे ब्रेक नहीं कर पाते, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम इसे ब्रेक नहीं कर पाता। तो चिप्स कैसे ब्रेक कर पाएंगे, तो डेफिनेटली चिप्स इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे एंड दे विल बी सेफर फॉर द मोर टाइम। तो अगर कभी ये पैकेट में ना हो तो उसे मत खरीदिए। दूसरा, हम इसके अंदर डालते हैं प्रिजर्वेटिव जो इसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। प्रिजर्वेटिव कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, ये हमारे पास है, सोडियम बेंजोएट हो गया, और BHA हो गया, BHT हो गया, ये हमारे पास कुछ क्या है, प्रिजर्वेटिव्स हैं। ओके, इसके अलावा आप इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मैंने अभी एक एग्जांपल भी लिया हुआ था, पीछे मैंने एक इमेज लगाई हुई थी एंटीऑक्सीडेंट्स की। जो ये ओक ट्री है, ओक ट्री के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फिनोलिक एसिड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स भी होते हैं इसके अंदर। ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, यानी कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होगी तो खुद उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, उसको खा जाएंगे, कुछ न कुछ और प्रोडक्ट बना लेंगे, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट सेफ रहेगा। इसीलिए ओक ट्री को बहुत सी मेडिसिन पर्पस के लिए भी लोग यूज करते हैं। इसकी जो बेरीज होती हैं उन्हें बेसिकली यूज किया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिकली फ्लेवोनॉइड्स, जो हैं वो काफी अच्छा काम करते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो दूसरा हमारे पास यहां पर क्या है, BHA और BHT। अब BHA और BHT का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है। किसके काम आ सकता है BHA और BHT का स्ट्रक्चर? ये काम आ सकता है उन लोगों के, खासकर जो PGT केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। BHA और BHT कोई बता सकता है कमेंट में? अगर आप बता सकते हैं तो क्या है? ओके, मैं दोनों के स्ट्रक्चर लिखता हूं। BHT है हमारे पास ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्विन। BHT क्या है? डाई ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्विन। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या है? टोल्विन।
बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं टॉल्वेन। डाइब्यूटाइलेटेड, ब्यूटाइलेटेड का मतलब होता है ब्यूटाइल ग्रुप, यानी कि 4 कार्बन CH3 इसके साथ भी जुड़ा हुआ है और यहां पर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब रह गया हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन। तो OH ग्रुप जो है वो हमें ऐड करना है, तो OH ग्रुप होता है हमारा इसके बिल्कुल पैरा पोजीशन पे। तो CH3 के साथ एक OH और 2 हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, ब्यूटाइल ग्रुप। ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एनिसोल क्या होता है, एनिसोल होता है जब OCH3 यहां पर जोड़ दिया जाए। यहां पर तो CH3 था, वहां पर क्या होता है OCH3, यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप जब जुड़ा होता है तो हम उसे बोलते हैं एनिसोल। एनिसोल के साथ अब हमें क्या जोड़ना है, एक तो हमें जोड़ना है हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक हमें जोड़ना है ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये ब्यूटाइल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सी, ये इनके स्ट्रक्चर है। मे भी कहीं ना कहीं पूछ ले, मे भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो जाए, इसलिए मैंने दोनों मेंशन कर दिए हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसके अंदर बफर भी ऐड किया गया था कि पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या बफर ऐड होने चाहिए, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है भाई। तो बफर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पीएच को चेंज नहीं होने देता। हाँ, हम ये ऐड करते हैं क्योंकि पीएच चेंज अगर होती है तो भी हमारा फूड खराब हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। तो ये था हमारे पास किसके बारे में, रेंसिडिटी के बारे में। तो मैंने आपको काफी कंटेंट कवर कर दिया है 4 चैप्टर्स का। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग किस तरीके से, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, किस तरीके से क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया जा सकता है। मिनिमम टाइम में मैंने इसे कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।